नमस्कार सभी को। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला में ये हमारा छठा दिन है आज, ठीक है? आज मैंने टॉपिक्स आपको शेयर कर दिए थे कि हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है? हम स्टार्ट करेंगे वक्री ग्रह क्या होते हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होते हैं, है ना? और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। जो लिस्ट मैंने आपको दी थी वो हमारे 2 दिन का सिलेबस है। अगर उसमें ज़्यादा वक़्त लगता है तो फिर उसको हम अगले हफ्ते ले लेंगे, ठीक है? जी, पारुल जी, ठीक है? और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जो लोग पहली बार सेशन जॉइन किया है जिन्होंने, मेरा नाम रॉबिन है। मैं एक आईटी प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंसल्टेंट हूँ, दिल्ली में, ठीक है? मैं इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में रहता हूँ और पिछले 3 साल से मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ। मैंने कई सारे पेड कोर्सेज़ किए हुए हैं, कई सारे लोगों से मुझे सौभाग्य मिला सीखने का और शनिवार से और रविवार को क्योंकि मेरे पास वक़्त होता है, तो मेरी इच्छा रहती है कि मैं जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ उसे, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वक्री ग्रह क्या होते हैं। हम एक टर्म सुनते हैं वक्री होना, ग्रहों का मार्गी होना, है ना? रेट्रोग्रेड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? इसमें हमें ये देखना है कि जो राहु और केतु है ना, वो हमेशा ही वक्री रहेंगे क्योंकि वो एक छाया है, ठीक है? और छाया आप जभी भी देखोगे वो एक इल्यूज़न है, मतलब वो उनका एक प्रॉपर अस्तित्व नहीं है। अम, तो वो हमेशा आपको देखेंगे कि वो पीछे की तरफ ही जा रहे हैं। तो वक्री होने का मतलब क्या होता है? वक्री होने का मतलब ये होता है कि जब ऋषियों ने देखा हमारे प्लैनेट्स को आसमान की ओर या फिर अब आप भी कभी देखें, तो प्लैनेट्स क्योंकि हमसे काफ़ी दूर हैं। अगर हम बात करें बृहस्पति ग्रह की, ठीक है? या आप शनि महाराज को अगर आप देखें उनकी स्थिति, तो कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की तरफ आ रहे हैं। ऐसा हमें प्रतीत होता है लेकिन ऐसा होता नहीं असल में, ठीक है? ये वैसा ही है, ठीक वैसा ही है जैसे अगर आप मेट्रो में हैं या ट्रेन में हैं और बहुत पास जब ट्रेन होती है और अगर एक ट्रेन बहुत स्पीड में जा रही है, तो आपको ऐसा लगेगा हालाँकि आप रुके हुए हो, आपको ऐसा लगेगा आप पीछे की तरफ जा रहे हो। जबकि आप तो रुके हुए हो, लेकिन जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप पीछे की ओर जा रही हो, ठीक है? तो ये एक वक्र का कॉन्सेप्ट है। असल में हमें ऐसा लगता है कि वो वक्री हो गए हैं, पीछे की तरफ अब वो वापस उल्टा जाने लगे हैं, पर ऐसा नहीं होता है, वो असल में अपनी ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है? और राहु, केतु हमेशा ही वक्री होते हैं, ये हमने समझा। साथ ही सूर्य और चंद्रमा क्योंकि सबसे नजदीक मतलब सूर्य एक ऐसे हैं जो हमें दिख जाते हैं, मतलब आप नॉर्मली भी देखोगे आपको दिखते हैं सूर्य, चंद्रमा भी आप देखोगे आपको नॉर्मली भी दिखते हैं, तो वो आपको कभी वक्री नहीं दिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई सूर्य की दिशा चेंज हो गई, आज वो किसी दूसरी दिशा से उदय हो रहे हैं, वो जहां से उनका उदय होता है, जहां से वो उदय होते हैं, जहां पे वो डूबते हैं, वो सेम रहेगा। सूर्य का कभी चेंज नहीं होता, ठीक है? तो सूर्य देव का ये कभी चेंज नहीं होता और चंद्रमा का भी ये चेंज नहीं होता कभी भी, और राहु केतु का भी ये हमेशा ही वक्री रहते हैं। तो ये हमने समझा। इनके अलावा जो हमारे बाकी प्लैनेट्स हुए, बाकी ग्रह जो हैं, वो वक्री हो जाते हैं, ठीक है? सो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बोर्ड पे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है? अभी तक हमने क्या समझा? सूर्य की अगर हम बात करें और चंद्र की अगर हम बात करें, तो ये कभी भी वक्री नहीं होंगे, ठीक है? और राहु केतु हमेशा ही वक्री होते हैं, ठीक है? हमेशा ही वक्री रहते हैं ये लोग, ठीक है? अब ये वक्री कौन सा प्लेनेट आपका वक्री है, ये कैसे आप देखोगे? अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो ना, अगर आप एस्ट्रोसेज यूज करते हो या कोई भी दूसरा एप्लीकेशन यूज करते हो, तो आपके ग्रह के आगे ना ऐसे आर लिखा आता है, आर। इस आर का मतलब है रेट्रोग्रेड, ठीक है? इसका मतलब होता है उसका वक्री हो जाना। अगर आप हिंदी में आपने किया हुआ है तो आपको सिर्फ वा लिखा हुआ दिखेगा, वक्री, ठीक है? और अगर ये नहीं लिखा हुआ है मतलब जो आपके प्लैनेट्स जब आपका जन्म हुआ, वो अपनी सीधी ही दिशा में चल रहे थे, उस टाइम उनका जो गोचर था वो एकदम सीधा ही हो रहा था, जो उनकी डायरेक्शन थी वो सीधी ही थी, ठीक है? तो ये हमने समझा। इसके अलावा अब कौन कौन से रह गए? तो मंगल रह गए, तो मंगल वक्री हो सकते हैं। बुध हो गए, बुधदेव। गुरु हो गए।
शुक्र हो गए और शनि हो गए। ठीक। ठीक है। तो ये हमारे ग्रह जो होते हैं वो वक्री हमें मिल जाते हैं, क्योंकि ये दूर है हमसे। मैंने इसका रीजन क्या बताया आपको, ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि वो वक्र दिशा में चल रहे हैं या अपने से विपरीत दिशा की ओर आ रहे हैं, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो हमसे काफी दूर है और ये हमारे बहुत पास है, इसलिए हमें ऐसा नहीं लगता है। ठीक है। अच्छा, तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होगा, मतलब वक्री चलो हमें समझ में आ गया जी वक्री क्या होता है, लेकिन इससे होगा क्या, है ना। सवाल ये आता है कि भाई इससे होगा क्या। वक्री ग्रह को आप ये समझिए कि वक्री, अगर कोई भी प्लैनेट वक्री हो जाता है वो 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, 3 टाइम्स। जो उसकी पावर है वो 3 गुना बढ़ गई अब। पहले के टाइम के अगर आप ऋषियों से बात करेंगे या फिर पहले के टाइम की जो पंडित जी लोग हैं उनसे बात करेंगे तो उनका हो सकता है मत दूसरा हो इसमें। वो शायद ऐसा बोले कि यार वक्री हो गया तो अच्छा नहीं है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमने इसको कुंडलियों पे लगा के देखा, हमने जब देखा तो वक्री ग्रह, आज के टाइम पे जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे आप अगर बात करोगे तो सबका ये मत है कि हाँ, वक्री होने पे ग्रह क्या हो रहा है, और ज्यादा बली हो जा रहा है। और ये हमारे क्लासिक्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने शायद वो शेयर किया था आपके साथ कि ये जो कुछ ग्रह हैं अगर वक्री हो जाए ना तो वो बली हो जाते हैं। तो इसका हमें बीपीएचएस वगैरह में ये मिल जाएगा रेफरेंस। ठीक है, वृत्राशर होरा शास्त्र में। अब कैसे काम करेगा ये। मान लो कोई ग्रह है जो उच्च का हो जाए, सूर्य अगर उच्च के हो जाए, यानी अगर किसी का सूर्य 1 नंबर राशि में लिखा हुआ है, मतलब जहां एक लिखा है वहां सूर्य लिखा हुआ है, साथ में, अच्छा सूर्य तो क्योंकि वक्री होंगे नहीं, ठीक है तो हमें कोई और एग्जांपल लेना पड़ेगा, मंगल ले लेते हैं चलो। ठीक है, तो मंगल अगर किसी के एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, एक्सॉल्टेड कहां पर होंगे या उच्च के कहां पे होंगे, जब वो 10 नंबर में लिखे हुए होंगे तो। ठीक। अगर किसी का मंगल 10 नंबर पे है और वो वक्री भी है, उनके आगे साथ में ये भी वक्री भी लिखा हुआ है, वाह लिखा हुआ है वक्री। अब क्या हो गया, वो वक्री भी है और उच्च का भी है, तो अब जो उच्च के फल है ना वो ज्यादा देगा वो, क्योंकि उसमें 3 गुना पावर आ गई है। अब यहाँ पे जो कैच है वो ये है कि अगर प्लेनेट अच्छा नहीं है और वो वक्री भी है, तो आप समझ जाइए तब भी वो काम करेगा सूत्र, क्योंकि वो अशुभ होकर भी बलवान हो गया है। तब ये एक प्रॉब्लम है, जैसे अगर मंगल 4 नंबर पे है ना, किसी का मंगल 4 नंबर राशि में है। ठीक है, 4 नंबर राशि में लिखा हुआ है और साथ में वक्री भी है। अब क्या होगा कि वो नीच का है, ऑलरेडी वो नीच के प्रभाव दे रहा था यहाँ पे। नीच भंग कैसे होता है वो सर हम बाद में देखेंगे। लेकिन वो वक्री भी हो गया है और नीच का भी हो गया है, तो यहाँ पे अब वो जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो बढ़ गए हैं। इसीलिए जब भी हम विश्लेषण करेंगे ना तो हम इन चीजों का बहुत ध्यान रखेंगे कि ग्रह कौन कौन से ग्रह वक्री हैं, तो फिर आप उसका अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई देख रहे हो कि कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में बैठा है, उच्च की राशि में बैठा है, वक्री भी है, तो आप बोलोगे हाँ अब ये और ज्यादा काम करेगा। तो उस व्यक्ति के अंदर आप उस ग्रह का प्रभाव बहुत देखेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो उच्च का हुआ तो उसने क्या किया, जो उच्चतम वाली जो क्वालिटीज थी ना, उच्च वाली क्वालिटीज उसको बढ़ा दिया, और जब नीच का हुआ तो नीच वाली क्वालिटीज को यहाँ पे बढ़ा देगा ये। तो इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे हम शुभ अशुभ की बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे नियम है, बहुत सारी चीजें उसके लिए देखनी पड़ती है कि कोई प्लेनेट आपका शुभ है या अशुभ है। राइट, लेकिन हमने क्या बोला कि अगर उच्च का होके वक्री हो गया तो उच्चतम वाले जो वो रिजल्ट दे रहा था वो ज्यादा रिजल्ट देगा वो वाले। नीच होकर अगर वक्री हो गया तो नीच के रिजल्ट जो है वो ज्यादा मिलेंगे। ठीक। अब ऐसे ही सिर्फ नीच का होना नहीं, अगर मान लो आ, शनि है, अब शनि मान लो सूर्य की राशि में किसी के अगर सूर्य 5 नंबर में है। ठीक। किसी के 5 नंबर में सूर्य है, तो ये तो एक अच्छा है सूर्य का 5 नंबर में होना। लेकिन अगर 5 नंबर राशि में किसी के शनि शनि आ जाते हैं और साथ में वो वक्री हो जाते हैं, अब क्या होगा कि शनि शत्रु राशि में है और वक्री भी है, तो अब अशुभ फल वो ज्यादा देंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि वो मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, उच्च राशि में है कि नीच राशि में, जो हमने पीछे कवर किया हुआ है ऑलरेडी वीडियोस में, है ना। ठीक है, राहु केतु के लिए तो हम ये कुछ लेंगे नहीं। तो ये है अपना वक्री का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ग्रहों की ना अवस्था होती है। कोई ग्रह आपको कितना रिजल्ट दे सकता है ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि उसकी अवस्था कैसी है। क्या वो इस सिचुएशन में है कि वो आपको अच्छा फल दे पाएगा।
ठीक है। जैसे अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, बाल अवस्था होती है, कुमार अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था होती है, फिर मृत अवस्था होती है ग्रहों की। ठीक। अब इसमें भी ना एक ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट भी है। अगर आप इसको थोड़ा और डीपली अगर पढ़ना चाहें तो सम विषम बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई अगर सम में है और उसकी डिग्री ये है तो ये फल है, विषम में है तो ये है। लेकिन इसका मैं आपको क्रक्स भी दे दूंगा, ठीक है, कि भाई ओवरऑल कैसे देखा जाए। अगर आप सम विषम को छोड़ भी दें तो भी आप कैसे देखें कि कौन सा ग्रह आपको फल दे रहा है, कितना उसके अंदर क्षमता कितनी है फल देने की, उसके अंदर पावर कितनी है आपको फल देने की। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं, मैं हिंदी में लिखता हूँ सबकी आसानी से सबको समझ में आए, सम। इसे ऑड भी कहते हैं। सम राशियां कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है। उसके बाद आता है ना विषम। लिखने में बड़ी दिक्कत है इसमें, एक सेकेंड। ठीक है। या तो आपका ग्रह होगा सम राशि में या तो विषम राशि में होगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि विषम राशि कौन सी हो गई? 1, 3, 5, 7, 9 और 11। यही है ना? तो अब या तो आपके ग्रह इनमें बैठे होंगे या तो इनमें बैठे होंगे, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है ना कहीं वो होंगे इसमें से किसी ना किसी में। अब अगर हम बात करें विषम वालों की, ऑड वाले साइंस की, ठीक है, सो क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है। दिस इज इवन साइंस, दिस इज ऑड। ठीक। अब मान लो विषम की अगर हम बात करें और अगर आपका प्लेनेट की डिग्री, डिग्री कैसे देखते हैं? अगर आप एस्ट्रोसेज ऐप देखेंगे या किसी भी ऐप में देखेंगे तो वहीं पर ही प्लेनेट के आगे ना एक डिग्री भी लिखी हुई आती है उसकी। डिग्री कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 30 तक डिग्री होगी, क्योंकि हमने क्या बात करी थी पीछे कि जो एक राशि होती है ना वो 30 डिग्री की होती है। 12 राशियां थी अपना, 360 है, तो अगर आप 360 को 12 से डिवाइड करोगे तो 30 आ गया। तो एक राशि कितने की बनी? 30 डिग्री की। ठीक है। तो जो प्लेनेट होगा कहीं ना कहीं उसी 30 डिग्री में होगा, स्टार्टिंग में होगा, यानी पिछली राशि से जस्ट आया है तो उसकी डिग्री 0 होगी, 1 होगी। जितना वो आगे, जितना उसने समय व्यतीत कर लिया वहां पे, उसकी जो स्पीड है उसके हिसाब से वो कहीं ना कहीं उस बीच में कहीं ना कहीं होगा, 0 का होगा या तो 30 का होगा, उसमें बीच में कहीं ना कहीं जरूर होगा वो। ठीक है। सो अगर मान लो आपका कोई प्लेनेट विषम राशि में यानी ऑड साइन में बैठा है और उसकी डिग्री 0 से 6 है, तो वो बाल्य अवस्था में है। मतलब बालक, जो भी जन्म, जिसका जन्म ही हुआ है अभी। ठीक है। अगर उसकी डिग्री 6 से 12 है तो वो कुमार अवस्था में है, 6 से 12 में कुमार। ठीक है। 12 से 18 जो होती है सबसे अच्छी कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ पे ना युवा अवस्था होती है, एकदम यंग है। ठीक। उसके बाद अगर 18 से 24 है तो ये हो जाती है वृद्ध अवस्था, अब यहाँ पे बुढ़ापा आ गया, वृद्ध। और 24 से 30 को आप लगाइए मृत, मतलब ये मृत हैं, अब ये फल देने की इनमें इतनी क्षमता नहीं है, मतलब। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि भाई 25 डिग्री का कोई प्लेनेट है 28 का तो फल नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो उतने रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वृत्त से भी आगे निकल गया है। ठीक है। तो ये कब देखना है हमें, ये कहां पर लग रहा है? जब आपने देखनी है विषम राशि। तो अगर मान लो किसी का कोई ग्रह 1 नंबर राशि में है, मान लो मंगल 1 नंबर राशि में है, और उसका अगर डिग्री 0 से 6 के बीच में है, तो हम कहेंगे मंगल अपनी बाल्य अवस्था में अपने ही राशि में बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या है? अभी जन्म हुआ है सिर्फ उसका, तो क्या उसके अंदर बहुत ज्यादा बल है? नहीं। अगर यही वो मंगल अगर बैठा होता 12 से 18 डिग्री के बीच में, तो हम बोलते कि मंगल युवा अवस्था का है, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। ऐसे ही सम, अगर आपके 2 नंबर राशि है, 4 नंबर, 6 नंबर, 8, इन राशियों में अगर आपके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, इसमें और इसमें फर्क क्या है? आपको सीधा इसको उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे कर देना है? कि जब यहाँ पर 24 से 30 की हम बात करेंगे ना, अगर किसी का सम में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और अगर वो 24 से 30 हैं तो वो मृत में आएंगे, सॉरी वो आएंगे बाल में, उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है। और अगर 18 से 24 हैं तो कुमार, और 18 से 12 हैं तो युवा, 12 से 6 हैं तो, सॉरी यहाँ पे वृद्ध आएगा ना ऊपर। बाल, कुमार, युवा, अच्छा ठीक है ठीक है। 12 से 6 में ये हो जाएगा आपका
वृद्ध, और 6 से 0 में हो जाएगा मृत। ठीक है। तो हमने कैसे देखना है, ये आपने अपना चार्ट ओपन करना है, अपनी कुंडली ओपन करनी है। उसमें आपको देखना है कि आपके प्लैनेट्स कौन सी राशियों में लिखे हुए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि भाई ऐसा हो सकता है कि हर एक राशि में एक एक प्लैनेट हो, पर फिर भी आपके तीन हाउसेस खाली हो जाएंगे, राइट। तो आपको देखना है कि आपके सम में ज्यादा प्लैनेट्स हैं या विषम में ज्यादा हैं। तो सम में अगर हैं तो आप देखिए कि उनकी डिग्री क्या है। जैसे अगर किसी का चंद्रमा 4 नंबर में है, चंद्रमा 4 नंबर में, तो उसकी डिग्री देखिए, उसका अंश देखिए, अंश बोलते हैं ना हिंदी में। तो क्या वो 24 से 30 डिग्री का है? क्या वो 18 से 24 का है? अगर किसी का चंद्रमा मान लो 4 नंबर में है और उसकी डिग्री भी 18 से 12 के बीच में है, ठीक है, तो क्या हो गया, वो युवा युवा अवस्था में हो गया। ठीक है। अब इसका एक कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि 12 से 18 डिग्री के बीच वाले जो प्लैनेट्स होंगे वो अपने बेस्ट पोजीशन में है आपको फल देने के लिए। वो एकदम यंग है, युवा है। जैसे एक युवा इंसान होता है ना, उसको आप जॉब करवा लो, हार्ड वर्क करवा लो, कितना भी हार्ड वर्क वाला काम करवा लो, वो कर लेगा क्योंकि उसकी शारीरिक क्षमता वैसी है। लेकिन वही जो शिशु अभी पैदा हुआ है वो वैसा आपको काम नहीं कर सकता, वो आपके लिए नहीं रिजल्ट दे सकता। ऐसे ही अगर कोई वृद्ध इंसान है तो वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब कोई बहुत ज्यादा 80 के भी प्लस चला गया तो उनसे आप क्या उम्मीद रखोगे फिर? ठीक है। कुमार अवस्था में क्या होता है कि भाई अभी वो ठीक है, मतलब यंग भी नहीं है लेकिन आ गया है, थोड़ा समझदारी आ गई है, अभी स्कूल जाने लगे हैं, थोड़ा बड़े हो गए हैं। ठीक है। सो इसीलिए डिग्रीज का ना बहुत महत्व होता है। और इस डिग्री में भी मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आपको अपने लगन की डिग्री देखनी है। जब आप एस्ट्रोफिजिक्स में देखेंगे ना सारे प्लैनेट्स की क्या डिग्री, एक पेज आता है वहां पे जहाँ पे ग्रहों का विश्लेषण आता है पूरा, कि भाई कौन सा ग्रह है, किस नक्षत्र में है, क्या उसकी डिग्री है, किस राशि में है, वो सब आता है लिखा हुआ। तो वहां पे आपको ना सबसे ऊपर असेंडेंट लिखा हुआ आएगा या लग्न आएगा, लग्न की भी डिग्री होती है। तो जो लग्न की डिग्री है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लग्न की जो डिग्री है, मान लो आपकी लगन की डिग्री ही कमजोर है, कहीं ना कहीं आपको उसको लिंक कर सकते हो अपनी इम्यूनिटी से, अपने स्वास्थ्य से। और लगन की डिग्री अगर आपकी युवा अवस्था में है, एक और मैं आपको यहाँ पे सूत्र देता हूँ कि जो प्लैनेट्स आपकी लगन की डिग्री के आसपास के होते हैं ना, उनका आप पे प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। मतलब मान लो किसी की लगन की डिग्री 15 है, तो जो अगर मान लो उनकी, फिर हम कुंडली में जाते हैं, कुंडली में हम देखते हैं सारे ग्रह हैं, उनकी कुछ कुछ अंश किसी किसी अलग अलग अंशों पे वो हैं। तो हमने देखा कि चंद्रमा जो है वो 16 डिग्री का है, गुरु जो है 17 डिग्री के हैं, शनि 18 डिग्री के हैं, ठीक है, मंगल 12 डिग्री के। 15 के जितना आसपास वो रहेंगे ना, उतना ज्यादा उस मनुष्य के जीवन में उन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। और एक अच्छी डिग्री होने का मतलब है कि आप चीजों को ग्रहण कर पाएंगे। अगर किसी के कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं, ठीक है, लेकिन उसका लगन ही अगर कमजोर है, लगन की डिग्री ही कमजोर है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा पूरी तरह से, वो उनको ग्रहण नहीं कर पाएगा उन सारे राजयोगों को। इसी तरह अगर कोई भी ग्रह आपका, मान लो हम अभी आगे देखेंगे किस तरीके के राजयोग होते हैं ना, आपकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं, आपका ग्रह बहुत अच्छा बैठा हुआ है, आपको लग रहा है यार ये तो सही राशि में है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो ये फल क्यों नहीं दे रहा है? तो आपको ध्यान देना होगा उसकी डिग्री पे, उसके अंश पे, किस अंश का है वो। कहीं वो बाल्यावस्था का तो नहीं, कहीं वो मृत या वृद्ध अवस्था का तो नहीं है। ये देखना बहुत जरूरी होता है जब भी आप फलित करें, जब भी आप कुंडलियां देखें, अपनी देखें या किसी की भी देखें। सो वहां पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रखना है, बहुत ही ध्यान देना है इस पे। अगर आपको सम विषम भी याद नहीं रखना है ना, मैं आपको सिंपल सा सूत्र दे रहा हूँ कि भाई 12 से 18 के जो होते हैं ना वो बेस्ट है। आपने यहाँ पे भी देखा कि भाई 12 से 18 वाला यहाँ भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, ये बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि बाकी जो राशि है, बाकी जो अंश है उस पर रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं एक भिन्नता आ जाएगी, एक डिफरेंस आ जाएगा वहां पे। ठीक है। अच्छा, प्रभाव भी देख लेते हैं। तो जैसे हमने बोला, वैसे इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने बता दिया आपको। तो बाल्य अवस्था में अगर कोई प्लेनेट है ना, बाल्य अवस्था में, उसका जो रिजल्ट है ना 25% आएगा। सिर्फ 25%, मतलब वो 100% दे सकता था, पर क्योंकि वो बाल्य अवस्था में है वो 25% देगा। अगर वहीं वो कुमार अवस्था में है, कुमार अवस्था की क्या डिग्री है वो हमने पिछले स्लाइड में आपको, ये अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। अगर बाल्य अवस्था में है तो 25% है उसका रिजल्ट ग्रह का। कुमार अवस्था में अगर वो आता है तो उसका 50% रिजल्ट है। ठीक है। तो कुमार अवस्था में ये हो जाता है 50%। अगर युवा अवस्था में, ये बेस्ट पोजीशन है किसी भी ग्रह के लिए, युवा में वो 100% आपको रिजल्ट देगा।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि उसकी शुभता और अशुभता पे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर वो शुभ ग्रह है तो वो 100% देगा युवाओं के, लेकिन अगर अशुभ ग्रह बली हो जाए, यानी अशुभ ग्रह की डिग्री वाइज भी स्ट्रांग हुई है, तो आपको अशुभ फल भी ज्यादा मिलने हैं ना फिर, क्योंकि पावर है उसके पास मारने की। और एक शुभ ग्रह, गुरु जैसे ग्रह, या फिर अगर शुक्र की बात करें, ऐसे ग्रह अगर शुभ हैं आपकी कुंडली में, अच्छे बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, साथ में उनकी डिग्री भी बहुत अच्छी है, तो अब आपको जो शुभ फल मिलेंगे ना, वो अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। उनके पास पूरी क्षमता है, पूरी ताकत है आपको अच्छे फल देने की। ठीक है। उसके बाद अगर वो वृद्ध अवस्था में है, ठीक है, तो वृद्ध अवस्था में क्या हो गया, 50% रिजल्ट आएंगे, और मृत में तो लगभग 25% मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि युवा अवस्था में प्लेनेट अगर है तो उसको एक बल मिल गया, ठीक, तो बली हो गया वहां पे। अब उसके पास पूरी क्षमता है आपको रिजल्ट देनी है, अच्छा या बुरा ये डिपेंड करेगा कि वो जो प्लेनेट है, वो जो ग्रह है, वो आपके लिए शुभ है या नहीं है, ठीक, कारक है आपकी कुंडली में या नहीं है। ठीक है। डिग्री का अगर किसी को समझ में ना आया हो तो समझिए इस चीज को। अगर एक राशि ऐसे स्टार्ट हो रही है, मान लो मेष की, मेष राशि है, मतलब अगर किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है, सो वो कुंडली वो कैसे स्टार्ट हो रही है, भाई यहाँ से चल के हम ऐसे जा रहे हैं ना, या आप ऐसे समझिए इसको, 0 to 30 जा रहे हैं हम। ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसे 0 to 30, 0 to 30 कर करके पूरे हमारे 360 बन जाएंगे ये। ठीक है, पूरा एक चक्कर हो गया 360 डिग्री का। अब प्लैनेट्स कहीं ना कहीं थे उस टाइम पे जब जन्म हुआ, तो हमने ये देखा कि भाई जब जातक का जन्म हो रहा था, ठीक है, तो जहां से उसका लगन उदय, हमने देखा ना लगन कैसे होता था। मान लो लगन था वहां पर, सिंह लगन था, यानी 5 नंबर लगन था, 5 नंबर राशि वहां पर थी पूर्व दिशा में। ठीक है। और वहां पर सूर्य ही आ रखे थे कहीं ना कहीं, मान लो यहाँ कहीं पर थे, तो क्या कहेंगे हम कि भाई सिंह लगन उदय हुआ, सूर्य की राशि सिंह राशि उदय हुई। ठीक है। और सूर्य लगन में बैठे हुए हैं, यानी फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, और उनकी डिग्री है 25, क्योंकि वो यहाँ पे है। थोड़ा आगे होते 26, 27, 28, 29, 30, पीछे होते 1, 2, 3 ऐसे, तो 0 से 30 के बीच में आपकी डिग्री है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितना आप सेंटर में रहोगे, बीच में 15 के आसपास, उतने आप बली हो, क्योंकि आपका पूरा कंट्रोल है ना, पूरा राइट की तरफ भी पूरा कंट्रोल है, लेफ्ट की तरफ भी पूरा कंट्रोल है। ठीक है। सो ये एक अंशों का बहुत ही, आई एम नॉट श्योर कितने लोग इसको कितना ध्यान देते हैं इस पे, पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस पे ध्यान दें। और आप ये जरूर देखें कि ग्रह जो हैं उनकी डिग्रियां क्या हैं। ठीक है। हमने क्या समझा कि जो अच्छा ग्रह हैं, जब उनकी डिग्रीज अच्छी हो जाएंगी तो वो अच्छा फल ज्यादा देंगे, बुरे ग्रह भी अगर उनकी डिग्री ज्यादा हो जाएंगी तो वो बुरा फल ज्यादा देंगे। ठीक है। सो दोनों ही केस में डिग्री पूरी तरह से काम करती है। अच्छा, अब एक अगला जो हमारा टॉपिक है, वो है ग्रहों का उदय या अस्त होना। ग्रहों का या तो उदय होगा या अस्त हो जाएगा, उदय या अस्त होना। ठीक। ग्रह उदय और अस्त कैसे होता है। अब सूर्य जो है ना, सूर्य हमेशा उदय है, सूर्य हमेशा ही उदय रहते हैं, और चंद्रमा भी हमेशा ही उदय रहते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई सूर्य चंद्रमा एग्जिस्ट ना करें, वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, वो हमेशा रहते हैं। ठीक है। उनकी उनका तेज इतना ज्यादा है कि उनको कोई अस्त नहीं कर सकता। हालांकि वो एक अलग बात है कि राहु और केतु जो होते हैं इन पे ग्रहण लगाते हैं, इनको परेशान कौन करते हैं, राहु केतु। क्या करेंगे राहु केतु, ग्रहण। ठीक है, ग्रहण लगाते हैं, लेकिन ये कभी अस्त नहीं होते। सूर्य चंद्रमा कभी भी किसी की भी कुंडली में आप देखोगे आपको अस्त नहीं मिलेंगे। अब अस्त होना क्या होता है, अस्त होना क्या है। सूर्य का ना बहुत ज्यादा तेज है, सूर्य के अंदर बहुत ज्यादा तेज है, बहुत रोशनी है, आप ऐसे देख भी नहीं सकते। कई बार जब सूर्य पूरी तरीके से निकले हुए रहते हैं, या गर्मियों के टाइम पे अगर आप देखेंगे, सो उनका बहुत तेज होता है, आप ऐसे आंख भी उनकी तरफ नहीं उठा के देख सकते, क्योंकि उनका तेज इतना ज्यादा है, जबकि वो कितना दूर है हमसे, फिर भी हम उन्हें डायरेक्टली देख नहीं पा रहे हैं, है ना। सो क्या होता है, जब ग्रह भ्रमण कर रहे हैं और ग्रह जब उनके बहुत नजदीक आ जाते हैं ना, सो उनके तेज से ना उन ग्रहों का ना वो उनका दिखना बंद हो जाता है, मतलब वो उसकी जो रोशनी है ना उसमें कहीं ना कहीं खो जाते हैं। उसी को हमने बोला अस्त होना, सूर्य से अस्त होना, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है उसमें कहीं ना कहीं वो उसकी वजह से वो दिख नहीं रहे अब। इसको चार्ट में कैसे देखते हैं, तो जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर से आप अपनी चार्ट को देख रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि क्या किसी प्लेनेट के आगे, जैसे बुध है,
बुध अक्सर हो जाते हैं कम्बस्ट क्योंकि आसपास ही रहते हैं सूर्य के, ठीक है। अगर बुध के आगे ऐसे सी लिखा हुआ है, कम्बस्ट, ठीक है, या ऐसे आ लिखा हुआ है, आ का मतलब होता है अस्त, तो समझिए कि आपका वो प्लेनेट अस्त है। यानी सूर्य के जिस टाइम पे आपका जन्म हो रहा था उस टाइम पे सूर्य के काफी नजदीक वो आ गए थे, जिस वजह से वो अस्त हो गए, ठीक है। अस्त होने से क्या होता है कि ना प्लेनेट उस तरीके से काम नहीं कर पाता जैसे वो कर सकता था। आप समझिए ना कि ये उस तरीके से है जैसे आप किसी एक प्रोग्राम में गए और वहां पे आपको एक एज अ गेस्ट बुलाया गया था, आपकी एक स्पीच थी या कुछ था, लेकिन आप वहां पे कोई बहुत पावरफुल, वहां मोदी जैसे कोई आ गए, अब बहुत पावरफुल कोई आ गया, तो अब सारा जो अट्रैक्शन है वो मोदी जी की तरफ है। भले ही आपने कितना भी अच्छा स्पीच हो, आपका कुछ भी हो, कहीं ना कहीं जो आकर्षण होगा, जो सारा अट्रैक्शन होगा, वो सारा फोकस जो होगा ना वो मोदी जी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। सो क्या किया उन्होंने, आपको ओवर शेडो कर दिया कहीं ना कहीं। उनका जो तेज है इतना तेज है कि भाई जो छोटा नेता गया था, अब उसका वो ओवर शेडो हो गया, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे, अब लोग बात कर रहे हैं मोदी जी की। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, ठीक है। सो इसी तरीके से होता है क्योंकि सूर्य इतने बड़े हैं, अब वो एक प्लेनेट उनके पास गया, उनके तेज से ही छिप गया वो, ठीक। अब ये अस्त होंगे कब? एक तो हो गया बात भाई, अगर आप चार्ट में जाके देखो, ग्रहों की अवस्थाओं को आप देखो, सो आपने देख के पता लगा लिया, अगर प्लेनेट के आगे सी लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है, तो वो अस्त है, ठीक है। तो वैसे आपको दिख जाता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। कब होंगे ये अस्त? तो सूर्य और चंद्रमा, जैसा कि मैंने कहा, कभी अस्त नहीं होते, ठीक है। तो बाकी ग्रहों की हम बात करते हैं। चंद्रमा अस्त हो सकते हैं, चंद्रमा, आई एम सॉरी, चंद्रमा अस्त हो सकते हैं अगर चंद्रमा सूर्य के समीप आ जाए 12 डिग्री। अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में ना, उसी को अमावस्या योग कहते हैं ना, जैसे सूर्य चंद्रमा जब बहुत नजदीक होते हैं तो फिर वो दिखते नहीं है। चंद्रमा पे चंद्रमा का जो होता है ग्रहण हो जाता है वो, ठीक है। चंद्रमा अमावस्या योग बोलते हैं उसे। अगर किसी का सूर्य और चंद्रमा आप एक साथ देखें तो वो एक अमावस्या योग है, तो अमावस्या का उनका जन्म है, ठीक है। तो कब होते हैं चंद्रमास्त? जब वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में डिग्री का जो डिफरेंस है ना, वो 12 से कम हो या 12 हो, ठीक है। यानी अगर चंद्रमा 12 डिग्री के हैं और सूर्य मान लो 1 डिग्री के हैं, 2 के हैं, 3 के हैं, 12 तक हैं, तो वो अस्थि हैं वो, ठीक है। अब अगर वो आगे भी जा रहे हैं ना, मान लो 13 है, तब भी तो अस्त है, क्योंकि डिफरेंस कितना है, एक का ही डिफरेंस है सिर्फ। ये डिफरेंस जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो अंतर है डिग्री का, वो 12 डिग्री का होना चाहिए, तब आपका चंद्रमास्त नहीं कहलाएगा, ठीक है। 12 डिग्री का आपका फर्क होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि चंद्रमा कब अस्त होते हैं? 12 डिग्री पे, सूर्य से 12 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मंगल की। तो मंगल देव कब अस्त होंगे यहाँ पे? जब ये होंगे 17 डिग्री पे सूर्य से। सूर्य और मंगल के बीच में अगर 17 डिग्री का डिफरेंस नहीं है तो वो अस्त हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं बुध देव की। बुध देव अस्त होते हैं 13 डिग्री पे, इसीलिए बहुत ज्यादा अस्त होते हैं, क्योंकि देखिए आप, सिर्फ 13 डिग्री का एक डिफरेंस है, चंद्रमा का भी देखिए 12 का है, ठीक है। सो ये इसीलिए अस्त हो जाते हैं। अब अगर 13 डिग्री का डिफरेंस नहीं है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सॉरी, बुध और सूर्य के बीच में, तो बुध अस्त हो जाएंगे, ठीक है। गुरु, गुरु अगर 11 डिग्री से पास में है सूर्य के, सूर्य और गुरु में अगर 11 डिग्री से कम का या 11 डिग्री का सिर्फ डिफरेंस है, तो वो अस्त हो जाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्र भी काफी आपको अस्त मिल जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 9 डिग्री का अगर डिफरेंस रह गया ना, तो वो अस्त हो जाएंगे सूर्य और शुक्र के बीच में, ठीक है। शनि महाराज, शनि महाराज अगर हम बात करें तो अगर 15 डिग्री का डिफरेंस है, 15 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है तो वो अस्त नहीं है, 15 डिग्री या उससे कम का अगर डिफरेंस है तो वो अस्त हो जाते हैं, ठीक है। इतना अंतर उनको चाहिए, मतलब मंगल अगर बैठे हों तो 17 डिग्री दूर बैठे हों उनसे, ठीक है। अब इसके लिए ये नहीं है कि आपको सारे हाउसेस को चेक करना है, सब कुछ देखना है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ।
आपको ये चेक कब करना है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपने डिग्री का डिफरेंसेस देख लिया तो वो अस्त हो जाएंगे। इसमें आपको देखना है कि सूर्य कौन से भाव में बैठे हुए हैं। जैसे अगर किसी के सूर्य लग्न में ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब किसी के अगर सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको देखना है कि कोई जो ग्रह है इनके साथ तो नहीं बैठा, मतलब युति बना के तो नहीं बैठा, या इनसे अगले भाव में यहाँ पर या यहाँ पर तो नहीं बैठा। ठीक है, अगर वो बैठे हुए हैं, इन तीनों भावों को आपको देखना है। अब उनको आपको देखना है कि उनका सूर्य देव के डिग्री से कितना डिफरेंस है, कितना दूर वो सूर्य से बैठे हैं। ग्रहों से, सूर्य से जितने दूर ग्रह चले जाएंगे ना, उतना वो बच जाएंगे उनके अस्त होने से। अगर कोई साथ में बैठा है, डिग्री भी बहुत क्लोज है, मतलब सूर्य अगर 15 डिग्री के हैं, जो साथ में बैठे हुए हैं वो 16-17 डिग्री के हैं, तो उनका अस्त होना तय है। क्योंकि एक तो उसी भाव में वो है और बहुत ही कम डिग्री पे हैं, उनके बहुत नजदीक हैं। ठीक है, सो ऐसे हमको देखना है ये। बाकी मैंने आपको दिखा दिया कि आप कैसे डिग्री वाइज कैसे देख सकते हो। बाकी आजकल तो क्योंकि सॉफ्टवेयर हैं तो आपको डायरेक्टली दिख जाता है अगर कोई प्लेनेट आपका अस्त हो रहा है तो। ठीक है, तो ये उनकी डिग्रियां हैं अगर आपने नोट नहीं की है तो। सो अब फल क्या होने वाला है, अगर कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आने की वजह से अस्त हो जाता है तो फल क्या है। फल ये है कि वो फल दे नहीं पाता, क्योंकि सूर्य के तेज से वो अस्त हो चुके हैं अब। ठीक है, सूर्य को कोई अस्त नहीं कर सकता, सूर्य पे सिर्फ ग्रहण लगता है। ठीक है, वो राहु केतु द्वारा लगता है। ठीक है, और राहु केतु जो है ना, वो हमेशा ही अस्त है, मतलब उन वो अस्त नहीं हो रहे हैं वो, क्योंकि हमेशा ही परमानेंटली अस्त हैं वो। ठीक है, और वो सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं। ठीक, तो ये हमने देखा। अब अगर हम आगे बात करें, हम्म, तो हमने दृष्टियों के बारे में पढ़ना है अभी। ठीक है, दृष्टियों के बारे में कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है। ठीक है, एक तो हो गया जो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई सातवीं दृष्टि हो गया, मंगल की चौथी सातवीं आठवीं दृष्टि हो गई, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप देखोगे ना तो ग्रह ग्रह और भी भावों को देखते हैं, भले ही वो पूर्ण दृष्टि से नहीं देखते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं उन भावों पे भी प्रभाव होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा, हर ग्रह अपने से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल अगर लगन में है तो वो सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। बुध अगर लगन में है तो सातवें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सिर्फ ग्रहों को नहीं देखना है आपको, आपको ना राशियों को हमेशा याद रखना है। क्योंकि कोई ग्रह किस राशि को देख रहा है, क्या वो उसकी शत्रु राशि है, क्या उसकी मित्र राशि है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखेगा तो उस भाव के फल में वृद्धि करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें बहुत कंसिडर करनी है। किसी भी भाव का जब आप फलादेश करें, जब आप किसी की हेल्थ के बारे में देख रहे हैं, तो आपको फर्स्ट हाउस से देखना है। सो फर्स्ट हाउस में तीन चीजें जो मैंने बोली थी, भाव भावेश कारक, वो तो आपको देखना ही है। साथ में आपको ये भी देखना है कि उस भाव पे दृष्टियां किसकी हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसा कि हमने कहा, जुपिटर इज द मोस्ट बेनिफिक, सबसे ज्यादा शुभ हैं गुरु। जिस भाव को भी देख लेंगे ना, वहां की जो अशुभताएं हैं, चाहे वहां पे किसी भी तरीके का गुरु चंडाल योग बन रहा हो, विष योग बन रहा हो, उसमें वो उसको संभाल लेंगे वो, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति हैं। ऋषियों ने कहा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भाई अगर गुरु किसी का केंद्र में हो ना तो 1000 दोषों को समाप्त करता है। ये तो सिर्फ एक दोष है। ठीक है, तो गुरु की नेचुरली भी, अगर वो केंद्र में ना भी हो, मैं कह रहा हूँ वो 12वें भाव में भी भले ही हो, फिर भी वो देखेगा ना। तो जहां भी गुरु की दृष्टियां हैं भले, और साथ में कई लोगों का ये कहना है कि भाई गुरु जहां बैठेगा वहां स्थान हानि करेगा, स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं देखा मैंने ये देखा कि गुरु जहां बैठा भी है ना, वहां पे भी वो अच्छा ही फल देगा। आप ये देखिए कि गुरु जैसा प्लेनेट इतना सौम्य, एक तरफ ऋषि कह रहे हैं उनको सौम्य कह रहे हैं, दूसरी तरफ नुकसान कैसे कर सकता है किसी भाव का। असल में होता क्या है ना कि जिस भाव में गुरु होते हैं ना, उस भाव के प्रति ना हम लोग अगर इररिस्पॉन्सिबल हो गए, हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो जरूर वहां पे फिर नुकसान होगा। वो तो आपका किसी भी जगह पे होगा, क्योंकि गुरु कैसे है ना, गुरु का जो स्वभाव है वो ये है कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे सामने जो है मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। इस चक्कर में क्या होता है, कई बार गुरु अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं।
वो भूल जाते हैं कि भाई मेरे घर का क्या होगा, मेरे खुद का क्या होगा। ये एक है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि नुकसान होगा। ठीक है। सो गुरु जहां बैठे हैं, जहां वो देख रहे हैं, वहां पर वो कोशिश करते हैं कि वहां पे जो अशुभ प्रभाव है उनको कैसे समाप्त किया जाए या कम कैसे किया जाए। ठीक है। आप जो हमारी कॉमन दृष्टिज हैं उसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहें तो सेवंथ हाउस में हर ग्रह, सेवंथ हाउस होगा ना, उसके सातवां, उसके सामने वाला, जहां भी आपका कोई भी ग्रह बैठा है उसके ठीक सामने जो हाउस है ना, जो घर है, उसमें वो 100% वाली दृष्टि से देखते हैं। पूरा एकदम पूरा प्रभाव है उस पर, पूरा कंट्रोल है उस ग्रह का, उस भाव पे। और अपने से चौथे और आठवें भाव में, अब ऐसे तो सिर्फ मंगल को कहा गया है इसके लिए, लेकिन वैसे भी अगर आप देखें, सो हर किसी ग्रह का अपने से चौथे और आठवें भाव पे भी प्रभाव रहता है, और वो रहता है 75%, जहां पर भी वो बैठे हैं। और अपने से पांचवें और नौवें भाव पे 50%। और अपने से तीसरे और 10वें भाव में 25%। ये सबके लिए लागू है। ठीक। तो कोई भी ग्रह जहां भी बैठा है वहां से सामने वाले घर को वो 100% से प्रभावित करेगा। अपने से चौथे और अपने से आठवें भाव को 75% से करेगा। अपने से पांचवें और नौवें को 50% से करेगा। और अपने से तीसरे और 10वें को 25 से करेगा। इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग चार्ट पे चलते हैं वापस। ठीक है, एक उदाहरण से इसको समझते हैं। एक सेकंड अभी मत लीजिए हैंड रेस, मैं आपके क्वेश्चंस ले लूंगा। मैं एक उदाहरण दे दूं पहले। ठीक है। जैसे सूर्य यहाँ पर क्या किया था हमने हमने बोला भाई सूर्य यहाँ पे फर्स्ट हाउस में है, राशियां आप भूल जाइए, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर सूर्य किसी के हैं, ठीक, सूर्य यहाँ पर है, तो हमने क्या बोला, पूरा कंट्रोल है इस वाले हाउस पे। सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं अपने सामने वाले भाव को। कहीं ना कहीं सूर्य का यहाँ पे प्रभाव आ गया। सातवां भाव हमने किस चीज का बोला था, जीवन साथी का, हमारे पार्टनरशिप का। तो वहां पे कहीं ना कहीं सूर्य वाली क्वालिटीज आ गई हैं। सूर्य का वहां पे प्रभाव आ गया, कंट्रोल आ गया है। लेकिन साथ ही हम क्या बोल रहे हैं, अपने से चौथा और अपने से आठवें पे भी उनका प्रभाव है। सो कैसे काउंट करना है, जहां सूर्य बैठे हैं वहां से काउंट करना है। एक, दो, तीन, चार, मतलब यहां पर भी उनका प्रभाव है। कितना है, 75%। अब आगे चलिए। ये पांचवा भाव है सूर्य से, छठा, सातवां और आठवां। इस भाव में भी सूर्य का कितना प्रभाव है, 75% प्रभाव है। ठीक है। अपने से पांचवें और अपने से नौवें में कितना है, 50% है यहाँ पे, 50%। और अपने से तीसरे में यहाँ पे 25% हो गया। और 10वें में यहाँ पे 25% हो गया। ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर इतना प्रभाव आएगा सूर्य का। आप खुद समझिए ना, हम लोग जो दृष्टियों की बातें करते हैं, तो कोई भी मनुष्य अगर है, ठीक है, तो वो सिर्फ सामने थोड़ी देखेगा। हम बोलते हैं कि भाई सूर्य की सिर्फ सातवीं दृष्टि है, आई एग्री। क्योंकि जो सातवें घर में दृष्टि पड़ रही है ना, वो 100% से पड़ रही है, फुल एस्पेक्ट है, वहां पर पूरा प्रभाव है। तो हमने क्या किया, हमने उन सारी दृष्टियों को लिया जहां पर प्रभाव, पूर्ण प्रभाव था। हमने सिर्फ उन दृष्टियों को लिया। लेकिन ये भी एक प्रभाव कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। सॉफ्टवेयर में भी ये आपको मिल जाता है कि कौन से ग्रह का किन किन भावों पे कितना प्रभाव है, कितना परसेंट प्रभाव है, ये भी आता है सॉफ्टवेयर में। ठीक है। जनरली क्या होता है कि हम जो उनकी मेन दृष्टियां है ना, जो मेन प्रभाव, जिन दृष्टियों का सबसे ज्यादा हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, हम उनको लेते हैं। या जो उनकी पूर्ण दृष्टियां हैं, हम उनको लेते हैं। ठीक है। तो पूर्ण दृष्टि की अगर हम बात करें तो पूर्ण दृष्टि कहाँ कहाँ पर जाएंगी और किस किस ग्रह की कैसे कैसे जाएगी, ये वो वाली दृष्टियां हैं जो आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे। ठीक है। जैसे सूर्य की अगर हम बात करें, सबसे पहले सूर्यदेव की, सूर्यदेव जहां बैठे होंगे ना अपने से सातवें में, उनकी पूर्ण दृष्टि है। अब बाकी जो मैंने बताया उनको आप कंसिडर कीजिए, बट ये आपका 100% है, तो आप देखना ही देखना है आपको। कहीं पर भी अगर आपके कुंडली में सूर्य बैठे हुए हैं, उससे सातवें भाव में देखिए, वहां पे सूर्य का पूरा कंट्रोल है। ठीक। चंद्रदेव की अगर बात करें,
चंद्रदेव भी 7th एस्पेक्ट से देखेंगे सामने, बिल्कुल वहां पे भी 100% रिजल्ट आएगा। बुध की अगर बात करें तो बुध देव भी अपने 7वीं ही दृष्टि से फल देते हैं 100%। ठीक। मंगल की अगर बात करें तो मंगल को ना 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, वो भी 100% वाली। ठीक है, तो स्पेशल दृष्टियां हैं ये। इनका अगर आप देखोगे ना, आपको प्रभाव भी बहुत दिखेगा आपके लाइफ में। अगर किसी का मंगल 11वें भाव में है तो चौथी दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस में, दूसरे भाव में। दूसरा भाव किस चीज का है? वाणी का, हमारे कुटुंब का। तो मंगल का प्रभाव आ गया वहां पे। 8वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे। छठा भाव किस चीज का है? रोग, ऋण, शत्रु का, हमारे ऊपर जो कर्जा होता है उसका। तो मंगल का प्रभाव आ गया वहां पे। लेकिन ये प्रभाव अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टियां हैं, वहां वो देख रहा है, वहां पे कंट्रोल है उसका। अब इसमें एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी कि वहां राशि किसकी आ रही है, क्योंकि जैसी राशि होगी वो फल भी उस तरीके से होने वाला है। तो मंगल की क्या क्या दृष्टियां हो गई? 4, 7 और 8। जहां पे फल कितना है? 100% पूरा रिजल्ट है। ठीक है। गुरुदेव की बात कर लें तो गुरुदेव के पास जो दृष्टियां हैं वो है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। जैसा कि मैंने कहा, बृहस्पति की सारी दृष्टियां बहुत ही ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि गुरु को ना एक वर्ड में अगर कोई समझना चाहे ना तो वो ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद हैं। आपकी कुंडली में चाहे सारे ग्रह खराब हों, सारे ग्रह, अगर आपके सिर्फ गुरु अच्छे हैं ना, वो पूरी कुंडली को संभाल लेंगे, आपके जीवन को चला देंगे वो। ठीक है। इसके बाद गुरुओं की बात हो रही है तो नेक्स्ट आते हैं हमारे दैत्यों के गुरु शुक्र। ठीक है। शुक्र के लिए वेद व्यास जी लिखते हैं परम गुरु। परम गुरु बोलते हैं शुक्र को। सोचो, उन्होंने गुरु को नहीं बोला, जुपिटर को उन्होंने नहीं बोला गुरु, मतलब परम गुरु नहीं बोला, कि शुक्र को उन्होंने बोला परम गुरु। ठीक। इनकी जो दृष्टि है, इनका जो 100% इफेक्ट आता है वो सिर्फ 7th पल्ले पे ही आता है। ठीक है, मतलब अपने से 7वें में इनका पूरा कंट्रोल रहता है। शनि महाराज की अगर बात करें, शनि महाराज देखते हैं तीसरी दृष्टि से। अब कहते हैं ना कि भाई शनि की तिरछी दृष्टि। ठीक है। ऐसा देख रहे हैं आप, देखो ना, तीसरी दृष्टि किसी की भी नहीं है, शनिदेव को दी गई है, शनि महाराज के पास है। ठीक है। 7वीं दृष्टि सामने देखेंगे, वो सामने सारे लोग, सब लोग, सारे जितने भी ग्रह हैं सब देख रहे हैं अपने से सामने में, अपने से 7वें भाव में सारे ग्रह देख रहे हैं। ठीक है। शनि महाराज कहाँ देख रहे हैं? अपने से तीसरे में भी देख रहे हैं तिरछी दृष्टि से, और 7वें भाव में देख रहे हैं, साथ ही उनकी 10वीं दृष्टि भी है। ठीक है। इनका फल कितना है? 100%। ठीक। अब राहु केतु की दृष्टियों पे ना बड़ा भेद है। मतलब लोग कहते हैं कि भाई, कई लोगों का कहना है कि भाई इनकी दृष्टियां काम नहीं करती, जिनका अस्तित्व नहीं है, जो प्रॉपरली है नहीं ऊपर आसमान में या फिर अंतरिक्ष में, उनको आप कैसे ले रहे हो? उनकी दृष्टियों को आप क्यों ले रहे हो? जो एग्जिस्ट ही नहीं करती जो चीज, जैसे वेस्टर्न जो बाहर के यूएस वगैरह के लोग हैं, ठीक है, या जो हिंदू समाज के नहीं है, उनका ये कहना है कि भाई राहु केतु एग्जिस्ट नहीं करते। या भारत से बाहर अगर आप जाओगे तो वो नहीं कंसिडर करते वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन हमारे ऋषियों ने क्या बोला कि हर वो चीज जो हम पे असर करती है उसका अस्तित्व है। अगर मेरे जीवन पे किसी चीज का असर हो रहा है तो भाई मैं उसके बारे में सोचूंगा ना। सो उन्होंने ये पाया कि राहु और केतु का हमारे जीवन पे असर होता है, उनका प्रभाव है हमारे ऊपर। इसीलिए उन्होंने उनको ग्रहों की श्रेणी में भी लिया है, साथ ही उन्होंने उनकी दृष्टियों को भी लिया है। सो राहु और केतु की जो दृष्टियां हैं ना, वो सेम दृष्टियां हैं जो गुरु के पास है, जो बृहस्पति के पास है। ठीक है। सो राहु केतु की कौन सी दृष्टियां हो जाएंगी? 5, 7 और 9। मतलब जहां वो बैठेंगे वहां से 5वें भाव पे, अपने से एकदम ठीक सामने, और अपने से 9वें भाव में वो देखेंगे। ठीक। तो ये थी ग्रहों की दृष्टियां। अब इसको आप फलित कैसे करोगे? इसको आप कैसे समझोगे? हमने दृष्टियां समझ ली, आपने देख लिया भाई कौन किसको देख रहा है, क्या देख रहा है। सिंपल सी बात है, आप इसको अगर आप नॉर्मल से समझिए इस चीज को, 12 हमारे घर हैं। ठीक है। ग्रहों का स्वामित्व मिला है सबको। ठीक है। मंगल को पहला भाव मिला है, या पहली राशि कहो आप, या 8वीं राशि मिली है। अब वो राशियां जिस भी भाव में गई, वहां पे क्या हो गया? वहां पे मकान मालिक हो गया मंगल देव। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। वो मंगल देव के घर हो गए। अब मंगल देव जरूरी थोड़ी अपने घर में हूँ। अगर मेरे 2 घर हैं और मैं किसी तीसरे घर में जाकर रहता हूँ, मैं उन 2 घरों में नहीं रहता हूँ, बट स्टिल वो घर मेरे हैं, वहां का मकान मालिक मैं हूँ। ठीक।
अब बहुत फर्क पड़ता है इस बात से कि मंगल के वो जो दो घर हैं उनमें कौन आके रह रहा है। क्या वहां पे शनिदेव आके तो नहीं रह रहे, क्योंकि शनि उनके शत्रु हैं। क्या वहां पे राहु केतु जैसे प्लेनेट तो नहीं है। ठीक। सो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मेरे घर में मेरा शत्रु जाके रहेगा, चाहे वो किराए पे ही रहे, तो ये मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस चीज से। साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि उस घर को देख कौन रहा है। अगर मान लो कोई बात नहीं, मेरा एक शत्रु वहां जाके रह रहा है, लेकिन मंगल के शत्रु मान लो शनिदेव रह रहे हैं, किसी एक नंबर राशि में है या 8 नंबर राशि में वो है। एक नंबर में शनि वैसे भी नीच के हो जाएंगे, ठीक है। तो अब वो बैठे हुए हैं मान लो किसी भी घर में, तो अब मैं उसको नहीं देख रहा, मेरी दृष्टि नहीं पड़ रही, मंगल की दृष्टि उन भावों पे नहीं पड़ रही। मतलब मेरा एक तो मेरे घर में शत्रु चला गया, दूसरा मेरा कोई सर्वेलेंस भी नहीं है, मतलब मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ कि मेरे घर में चल क्या रहा है। लेकिन सूर्य जो है वो मेरे परम मित्र हैं, मंगल के परम मित्र हैं सूर्य। सूर्य देव उस भाव को देख रहे हैं। कैसे देखेंगे, जब वो भाव यानी एक नंबर उनके ठीक सामने हो या 8 नंबर उनके ठीक सामने हो। अब सूर्यदेव की पूर्ण दृष्टि है उस घर में। तो अब सूर्यदेव क्या कहेंगे, कोई बात नहीं मंगलदेव, मैं आपके घर को देख रहा हूं, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। अब जो शनि जो यहाँ पर नुकसान कर सकते थे या करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी और सूर्यदेव इस चीज को संभाल लेंगे, क्योंकि मित्र के घर को देख रहे हैं, एक बेस्ट फ्रेंड उस घर को देख रहा है। तो रिजल्ट यहाँ पे काफी डिफरेंट हो गए। ऐसे ही जब भी कोई ग्रह अपने ही भाव को देखेगा ना, अगर गुरु कहीं से भी बैठ के अपने 9 नंबर राशि को या 12 नंबर राशि को देखेंगे, जहां पर भी जिस भी भाव पे वो पड़ रही है, तो उसकी वो प्रोटेक्शन, उसको वो प्रोटेक्शन देंगे, उस भाव को वो अच्छा करेंगे, बल देंगे उस भाव को। ये रूल हमें याद रखना है, ये बहुत अच्छा एक योग माना जाता है ये, कि जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखे, बहुत अच्छा है ये। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको इजीली समझना है ना, आप सिंपल ये समझिए कि आप घर और मकान मालिक का कॉन्सेप्ट समझ के चलिए। कुंडली में कोई ना कोई जो भी घर है, किसी ना किसी कोई ना कोई उसका मकान मालिक है। ठीक। अब वो मकान मालिक क्या उसी घर में है, नहीं है तो क्या वो उस घर को देख रहा है, नहीं देख रहा है तो क्या मकान मालिक का कोई मित्र उस घर को देख रहा है। अब यहीं पर ये दोनों कंडीशन ना हो, कोई शत्रु आके बैठ जाए, साथ में शत्रु उसको देख भी लें, दो तीन शत्रु शत्रु एक साथ आके बैठ जाएं, तो वो जो एक घर था या जो भी उस घर के सिग्निफिकेशन होंगे, जो भी चीजें हम उस घर से देखते होंगे, मान लो पहले भाव में ये सब हो जाता है कि शत्रु आके बैठ जाएं, शत्रु उसको देख लें, तो अब क्या होगा, कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में वो प्रॉब्लम आ गया स्वास्थ्य की, क्योंकि पहला भाव स्वास्थ्य का भी है ना, तो स्वास्थ्य खराब हो गया। लेकिन हमें हमेशा एक चीज याद रखनी है कि क्या गुरु देख रहे हैं। अगर गुरु उस भाव को देख लेना, तो क्या होगा, वो स्वास्थ्य को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारी दृष्टियों का। ठीक है। तो अगर जब भी शत्रु देखेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम से उसको एसोसिएट करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ एक। ठीक है। ठीक है। अगर मान लो किसी के यहाँ पर पहले भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो कहाँ देखेंगे, वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक। अब यहीं पर अगर सूर्य नहीं है, मान लो यहाँ पर चंद्रदेव बैठे होते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे बैठे होते हैं चंद्रदेव, तो भी वो कहाँ देखते हैं, सामने ही देखते हैं। ठीक है। बुध होंगे तो भी वो सिर्फ सामने देख पाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मंगल है, मान लो किसी के किसी भी भाव में मंगल है, हम मंगल को ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर मंगल है, किसी के भी चार्ट में इस वाले घर में मंगल है, राशि वगैरह अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हम। सो अब मंगल क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, वो हमने क्या बोला, उनके पास तीन दृष्टियां हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। तो यहाँ से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पर देख रहे हैं वो। कैसे देख रहे हैं, 100% से। चार पे हम यहाँ पर आए, 5 6, और ये सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। कितना इफेक्ट है, 100%। और ये आठवीं दृष्टि यहाँ पर आएगी, 100%। अगर अब इस कुंडली में मंगल कारक हैं, कारक कब होंगे, जब वो दो अच्छे घरों को कंट्रोल करते होंगे। अगर ये सिंह लगन की कुंडली हुई, अगर यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 6 होगा। ठीक, यहाँ पे 7 होगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 11, 12, 1 2 3 4,
ठीक। अब यहाँ पे सिंह, अगर आप मंगल जी की राशियां देखेंगे ना, मंगल देव की अगर आप राशियां देखेंगे तो एक राशि पड़ रही है त्रिकोण में 9वें भाव में, और एक राशि पड़ रही है चौथे भाव में। दो अच्छे भाव मिले यहाँ पर। ठीक है, दो अच्छे भाव के स्वामी हो गए, 11वें भाव लाभ भाव में बैठे हैं जाके। और कहाँ देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, सेकंड सेकंड हाउस को। तो क्या कर रहे हैं यहाँ से देख के, यहाँ पर कंट्रोल करेंगे सेविंग्स को, कोशिश करेंगे कि जो बचा हुआ पैसा है, जो सेव किया हुआ पैसा है, वो सेफ रहे। ठीक। संतान भाव को देख रहे हैं, शिक्षा भाव को देख रहे हैं, ये हमारे एजुकेशन का भी है, हमारी संतान का भी है, वहां पे भी वो क्या करेगा, एक प्रोटेक्शन देंगे वहां पे। छठा भाव है, हालांकि रोग ऋण शत्रु का है, लेकिन वहां पे भी वो कोशिश क्या रहेगी उनकी कि रोग ऋण शत्रु से आपको बचाएं, क्योंकि कारक है ना इस कुंडली में। तो हमें कभी भी ये नहीं भूलना है कि लगन क्या है। इसीलिए हमने जो लास्ट क्लास में जब बात करी थी, हमने बात करी थी कि हर लगन में कौन सा ग्रह कैसा फल देता है, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो शुभ फल देने के लिए हैं, और कौन से ऐसे हैं जो शुभ फल नहीं देंगे। तो वहां यहाँ हम देखें अगर, तो इनको एक केंद्र मिला है, एक त्रिकोण मिला है, और सूर्य के परम मित्र हैं मंगल। हर तरीके से इनको अच्छे फल ही देने हैं इसमें। ठीक है, तो जहां भी इनकी दृष्टियां हैं वहां पे इनका एक प्रोटेक्शन आएगा। मंगल प्रोटेक्शन देता है ना, सेनापति है। ठीक। चलिए, अब एक थोड़ा सा मैं आपको एक प्रिडिक्शन की तरफ ले चलते हैं, थोड़ा सा वैदिक के हिसाब से। थोड़ा सा बेसिक सा प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे हम लोग, मतलब फलित करने की कोशिश करेंगे, आपको फलित कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टॉपिक ले लेते हैं सबका मन पसंदीदा पैसे का टॉपिक, मतलब धन का। ठीक है, तो धन भाव कौन सा है, सेकंड भाव। ठीक है, सेकंड हाउस हमारा धन का भाव है। यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है। ठीक है, मान लो यहाँ पर 8 नंबर राशि है। ठीक है, मंगल की राशि है। ठीक है, तो लगन क्या हो गया, तुला लगन हो गया। ठीक। ठीक, तुला लगन हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई धन की स्थिति देखनी है इस इंसान की हमें, कि इसकी सेविंग्स कितनी कर पाएगा, ये इसका कुटुंब कैसा है, कैसे घर से आ रहा है, इसका बैकग्राउंड कैसा है। ठीक, संस्कार कैसे हैं इनके। ठीक है, ये क्या पैसा जोड़ पाएंगे, सेविंग्स कर पाएंगे। एक तो होता है भाई, चलो 10वें भाव से आपने कर्म देखा, 11वें भाव से आपने लाभ वगैरह देख लिया, 12वें भाव में आपने व्यय देख लिया। ठीक है, पैसा आ रहा है, कर्म अच्छा है, 10वां भाव अच्छा है, 11वां भी अच्छा है, लाभ भी हो रहा है, लेकिन व्यय भाव की वजह से क्या हो रहा है, सारा पैसा जो कमाया सब खर्च हो गया, कोई सेविंग हुई नहीं, दूसरे भाव तक पैसा पहुंचा ही नहीं, सेविंग्स हो ही नहीं पाई पैसों की। कैसे करेंगे ये चेक, तो हमें देखना पड़ेगा सेकंड हाउस को, हमें देखना पड़ेगा धन भाव को, सेकंड हाउस को, क्योंकि जो ये वाला भाव है ना, ये आपकी इनकम नहीं है, ये आपका बचाया हुआ पैसा है, ये आपकी सेविंग्स है। ठीक है, 11th हाउस आपका गेन है, जो आपकी सैलरी आती है, इनकम कहीं से भी, कोई भी किसी भी तरीके का लाभ अगर आपको हो रहा है ना, वो 11वां भाव है। ठीक है, अगर मुझे देखना है कि भाई सेविंग्स का क्या इसका अभी स्टेटस है, कभी सेविंग्स कितनी हो पा रही है जीवन में, क्या पैसा जोड़ पा रहा है। क्योंकि कई लोगों का ये सवाल रहता है कि हम पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन हमारे खर्चे भी उतने ज्यादा हैं, हम कुछ बचा नहीं पाते। ठीक है। ठीक, तो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि भाई पहले भाव में कौन से ग्रह हैं, पहले भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। इसको एक मिनट के लिए उठा लेता हूं। ठीक है, हमने क्या देखना है कि भाई धन भाव जो है, हम जो सेकंड हाउस इसकी बात कर रहे हैं, वहां पर कौन से ग्रह बैठे हैं। ठीक है, अगर मंगल की राशि है तो यहाँ पे अगर सूर्य आके बैठ जाए तो मित्र हैं, अच्छा है। चंद्रमा आ जाए, ठीक है। बुध आ जाए, अब थोड़ा सा वो शत्रुता वाला एंगल आ जाएगा यहाँ पे। गुरु आ जाए, बहुत अच्छा है। शनि आ जाए, बहुत खराब है, क्योंकि परम शत्रु है उनके। शुक्र आ जाए, ठीक है। एक तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे बैठे कौन है सबसे पहले। किसी भी भाव को जब आप फलित करेंगे ना, आपको पहले डिसाइड करना है कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप समझना क्या चाहते हो, आप देखना क्या चाहते हो एक चार्ट में। क्योंकि यहाँ पर हम देखना चाहते थे कि सेविंग्स कितनी हो रही है, तो इसलिए हमने सेकंड हाउस को उठाया, दूसरे भाव को उठाया। दूसरे भाव में सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए कि किस तरीके के ग्रह बैठे हैं। अगर राहु केतु बैठे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसी राशि में है वो। राहु अगर बुध की राशियों में होता है तो मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ, बुध की राशियों में राहु अच्छा काम करते हैं।
तो 3 नंबर लिखा है यहाँ पे, 6 नंबर लिखा है, तो अच्छा है। राहु वहाँ पे बहुत ज्यादा गलत रिजल्ट नहीं देंगे, अनटिल अनलेस कि भाई कुछ इस तरीके के उनके ऊपर प्रभाव ना हो। और उस भाव का स्वामी अगर अच्छा बैठा हो, अगर बुध भी अच्छे बैठे हुए हैं, तो अच्छा रिजल्ट देते हैं जनरली। केतु अगर 9 नंबर में है या 12 नंबर यानी गुरु की राशियों में है, तो अच्छा रिजल्ट देते हैं वहां पे, क्योंकि वो मोक्ष की राशियां हैं, वो धर्म की राशियां हैं। केतु कहते हैं कि मुझे ये मटेरियल वाली लाइफ से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को है धर्म से, मोक्ष से, ऐसी बातें करो मुझसे। इसीलिए गुरु की राशियों में वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो राहु अगर दूसरे भाव में आ गया, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक अचानक से होता है ना, कहीं से पैसा आ जाना अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से 5 लाख रुपए आ गए, वो करवाता है राहु। लेकिन राहु का क्या है, छाया ग्रह है ना, तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप मतलब फिक्स फिक्स होकर ये नहीं कह सकते। हमने बोला कि चलो ठीक है बुध की राशि में अच्छा है, लेकिन हमें कभी भी ग्रहों के एट्रीब्यूट्स को नहीं भूलना है, उनके कार तत्वों को हमें कभी नहीं भूलना है कि उनका नेचर कैसा है, असल नेचर कैसा है। सूर्य जो है ना, सूर्य को हमें कभी नहीं भूलना है कि वो एक राजा है, चाहे वो हम फल की बात कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी बात कर रहे हैं, कहीं पर भी वो बैठे हों कुंडली में, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि वो एक राजा है। वहां पे उस भाव के लिए उनके अंदर वो राजसिक स्वभाव आ गया, वो नहीं जाएगा। कार तत्वों को कभी नहीं भूलना है। अगर आप बेसिक्स पे स्टिक करेंगे ना, तो आप बहुत सी चीजें ऐसे ही देख पाएंगे। बहुत ज्यादा उसके लिए आपको खुद को कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना है, आप सिंपल रखिए इसको बिल्कुल। तो हमने क्या बोला, दूसरे भाव में कौन से ग्रह पड़े हैं, किस तरीके के ग्रह हैं। अगर गुरु जैसे ग्रह हैं बहुत अच्छी बात है, शुक्र जैसे ग्रह हैं बहुत अच्छा है, सौम्य प्लैनेट्स हैं। सौम्य प्लैनेट्स क्या करते हैं ना, सौम्य मतलब गुरु अगर कहीं बैठे हैं, शुक्र जहां बैठे हैं, चंद्रमा जहां बैठे हैं, बुध अगर बैठे हुए हैं, ठीक है, बुध के ऊपर इन्फ्लुएंस किसका है देखना पड़ेगा। यानी बुध अगर युति में है ना, तो बहुत डिपेंड करेगा कि वो जो दूसरा ग्रह है वो कैसा है। अगर वो शनि जैसा ग्रह है ना, तो शनि का प्रभाव आ गया बुध में। गुरु है, शुक्र है, तो वैसा प्रभाव आ गया। अब जो दिमाग चलेगा ना, वो उसी तरफ चलेगा जैसा प्रभाव है, क्योंकि बुध जो है राजकुमार है ना, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो। ठीक है, सो आपको ये देखना है, अगर ये है चंद्रमा है, अच्छा चंद्रमा है, ठीक है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, बहुत अच्छा है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष मैं कभी कवर करूंगा, ठीक है। तो अच्छा है, ऐसे सौम्य ग्रह अगर आ जाए सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस के लिए अच्छा है। तो वहां पे वो जो घर है, अब दोबारा हम उसी वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि इसको एक घर की तरह अगर हम देखें, तो उस घर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि घर में आके एक अच्छा इंसान रह रहा है ना, क्रूर इंसान या फिर पापी इंसान नहीं रह रहा है, एक अच्छा इंसान उस घर में आके रह रहा है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है। उसके बाद हमें देखना है कि भाई घर का मालिक कौन है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि घर का मालिक है मंगल, तो हमें देखना है भाई जो मालिक है, मकान मालिक, वो कंफर्टेबल है कि नहीं, कहाँ बैठा है मालिक। अब मालिक को आप देख रहे हो, मालिक जाके बैठा है 10वें भाव में और नीच का हो गया है। ठीक है, मालिक जाके बैठ गए 10वें भाव में, नीच के हो गए। हालांकि यहाँ पे उनको दिग्बल प्राप्त है, लेकिन नीच राशि में है ना, कंफर्टेबल नहीं है वो। और इस भाव को भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि चौथी दृष्टि यहाँ जाएगी। ठीक है, सो पहले हमने क्या देखा, भाव, दूसरा हमने देखा भावेश। उसके बाद कहीं ना कहीं तीसरी चीज जो आपको देखनी है, वो आपको देखनी है कि भाई इस भाव पे दृष्टियां किस किस की हैं। ठीक है, दूसरे भाव पे कौन दृष्टि डालेगा भाई, अगर 7वीं दृष्टि से डालना है, तो उस ग्रह को होना पड़ेगा 8th हाउस में, यानी 8वें भाव में। अगर दूसरे भाव को किसी ग्रह को देखना है, तो उसको यहाँ पे होना पड़ेगा 7वीं दृष्टि से देखना है तो, है ना। सारे ग्रह, कोई भी ग्रह है, अगर यहाँ पे दूसरे भाव में आपका कोई भी ग्रह है, तो जो भी 8वें भाव में, इस भाव में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, वो उसको देख पा रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। ठीक, यहाँ पर अगर गुरु आ जाए, तो क्या होगा, गुरु भी देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे, अपनी 5वीं दृष्टि से। आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और कौन देख पाएगा, क्योंकि राहु और केतु की भी सेम दृष्टि है, तो राहु अगर यहाँ बैठे हुए हैं, केतु अगर बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, फिर आप काउंट कीजिए, तो 5वीं दृष्टि फिर पड़ेगी ना, तो राहु केतु भी देख पाएंगे। चौथी दृष्टि किसके पास है, सिर्फ मंगल के पास है, तो मंगल यहाँ बैठे हो तो देख पाएंगे। तीसरी दृष्टि किसके पास है, शनि के पास, तो शनि अगर किसी के यहाँ बैठे हैं, तो वो सेकंड हाउस को देख रहे हैं। सूर्य चंद्रमा कहाँ से देख पाएंगे, सिर्फ यहाँ से। बुध भी सिर्फ यहाँ से, शुक्र भी सिर्फ यहाँ से, तो सारे हमने कवर कर दिए ये। तो हमने क्या क्या देखना है कि कैसा प्रभाव है। अब मंगल की राशि है, अब यहाँ पे मान लो सूर्य आके बैठते, ठीक है, और यहाँ से गुरु देख लेते, ये शुक्र देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब क्या हो रहा है, गुरु अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु कहाँ देख रहे हैं, अपने मित्र के हाउस को देख रहे हैं, मंगल के हाउस को।
साथ ही क्या अपने मित्र को ही देख रहे हैं, बहुत बढ़िया हो गया ये। लेकिन यही अगर शत्रु देख रहा है, शुक्र देख रहे हैं मान लो, तो शुक्र और सूर्य की नहीं बनती, प्रॉब्लम है। तो ऐसे कहीं ना कहीं आपको एक अनुमान लगाना है, ऐसे आपको फलित करना है एक एक हाउस को पकड़ के। अगर आप किसी की हेल्थ को देख रहे हो ना, तो कैसे देखोगे? अगर आपको हेल्थ देखनी है, सिंपल सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम रहेगा। पहले भाव में किस तरीके के ग्रह हैं, क्योंकि उनका आपके ऊपर प्रभाव आ गया। आपका लगन, लगन क्या है? हमारा शरीर, ठीक है। सो उस पर आपका प्रभाव आ गया। सूर्य अगर आ गया लगन में, तो आपके अंदर अथॉरिटी आ गई, जो हमने बात करी थी ग्रहों के कारतत्व के बारे में, कि ग्रह किस तरीके से फल देते हैं, क्या उनका नेचर होता है। तो सूर्य अगर आ गया तो अथॉरिटी वाला आ गया, अपनी चलाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, राजसिक जो व्यवहार होता है वो आ गया, राजा जैसा व्यवहार करना। मंगल आ गया तो कहीं ना कहीं एक्टिवनेस है, हमेशा स्पीड में रहते हैं, हमेशा काम करना चाहते हैं, बहुत एक्टिव हैं। चंद्रमा आ गया तो सौम्यता आ गई, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग नेचर आ गया, ठीक है। दूसरों के लिए करने को मतलब बहुत मन करता है कि दूसरे के लिए क्या करते हैं, बहुत सौम्य हो गए, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना, बहुत जल्दी रो देना। बुध अगर आ गया लगन में, तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा सीखना चाहते हैं, राजकुमार है ना, हर चीज के लिए क्यूरियस है, अरे ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, क्यूरियस है, बहुत ज्यादा सीख रहे हैं लगातार। एक कहीं ना कहीं उम्र हो गई लेकिन एक बचपना रहेगा, अपनी उम्र से ज्यादा यंग दिखेंगे ये, बुध लगन में है ना, ठीक है। गुरु आ गए तो अध्यात्म की बातें, अध्यात्म से जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं भगवान का एक डर होगा कि नहीं मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, भगवान देख रहा है। गुरु अगर पहले भाव में हो, या गुरु पहले भाव को देख भी लेना, तो ये ब्लेसिंग है आपके ऊपर, कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग है। अब आप उसको भगवान का नाम दें, अपने पितरों का नाम दें, कुछ भी किसी भी नाम से आप उसको समझें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर गुरु आ जाते हैं ना लगन में, तो आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। राहु जैसा प्लेनेट आ गया तो क्या हो गया, अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचना, कि भाई मेरे को कैसे अच्छा मिले, मेरे को सब चाहिए, मेरे को अपने लिए बेस्ट चाहिए। थोड़ा सा सेल्फिशनेस देता है ये फर्स्ट हाउस में, जब राहु आता है तो अपने बारे में बहुत सोचता है इंसान। केतु आ गया तो उसको तो फर्क ही नहीं है दुनिया से, वो कह रहा है कि भाई ठीक है जो है ठीक है, आप अगर आते हो मुझसे मिलते हो बात करते हो तो ठीक है, नहीं मिलते हो तो भी ठीक है, अपने में मगन है बंदा, ठीक है। शनि जैसे ग्रह आ गए ना, शनि क्या है, भारी है बहुत। शनि और गुरु जो है ना बहुत भारी ग्रह हैं, तो लगन में अगर वो आते हैं ना कहीं आ, ऐसा बहुत अच्छा भी नहीं है अगर लगन में, हालांकि पूरा दिग्बल प्राप्त होता है, गुरु अगर फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा होता है। लेकिन ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोचते हो, आप एक्शन कम ले रहे हो, सोच ज्यादा रहे हो। इसीलिए शनि ना आलस्य का भी कारण है, कारक है। तो फर्स्ट हाउस में जब वो आते हैं ना, तो बंदा बहुत प्लानिंग करता है, बहुत कुछ सोचता है, लेकिन करता नहीं है उतना। भारी भरकम ग्रह हैं सबसे ज्यादा प्लेनेट में, अगर आप देखोगे ना इनका दूरी के हिसाब से भी देखो और वैसे भी देखो, तो ये इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है हमारे ऊपर, बहुत ज्यादा बड़े ग्रह हैं ये, गुरु और शनि। शनि अगर आ गया तो ऐसे इंसान को बचपन से मतलब स्टार्टिंग से ही उसके अंदर मेच्योरिटी रहेगी बहुत ज्यादा। उसने बहुत चीजें ना ऐसी एक्सपीरियंस कर ली होंगी, कि वो 30 साल का अगर है तो उसके अंदर जो समझ है ना, वो 70 साल की 75 साल का एक्सपीरियंस है उसके अंदर, उसके साथ इतनी घटनाएं हो चुकी हैं कि बहुत एक्सपीरियंस बन गया है वो, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है कि भाई क्या है, अब वो उसकी पर्सनैलिटी में आपने देख लिया, पहले ग्रह में कैसे, अगर सौम्य ग्रह है तो आप देखोगे भाई बंदे का नेचर ऐसा है। अगर ऐसे अग्रेसिव प्लेनेट आ जाएं या पापी ग्रह आ जाएं, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आएगा। वो राहु वाला जो मैंने इफेक्ट बोला, राहु वाला जब लगन में जो राहु रहता है ना, तो ऐसे इंसान को आप देखोगे ना, वो ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे रहता है कि आपको लगता है कि ये कुछ चोरी करके आया है, या चोरी कुछ उठा लेगा ये, ठीक है। राहु वाला, राहु लगन वाला, ठीक है, एक वो रहता है, ठीक है। तो वो आपको मैच करना है कि क्या है इसमें, थोड़ा सा और अगर आपको डीप और एडवांस, अगर आप एडवांस लर्नर हो, तो आप ये देखिए कि आपका जो लगन है ना, लगन कौन सा नक्षत्र में है, या आप ये देखिए कि आपके फर्स्ट हाउस का नक्षत्र स्वामी कौन है। अगर आप थोड़े से एडवांस हो, उनके लिए मैंने बताया है, तो आप और उससे कनेक्ट कर पाओगे। फिर उस ग्रह के कारतत्वों को आप लगा के देखिए, एकदम सटीक बैठेगा वो, पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी ही होगी, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा कि उस भाव पे कौन बैठा है, कोई मान लो नहीं बैठा है, तो राशि का पूरा प्रभाव आता है। अगर किसी की सिंह राशि है ना लगन में, तो कहीं ना कहीं वो सिंह वाली क्वालिटीज आ गई, राजा वाली क्वालिटीज आ गई उनके अंदर, कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि उनको राजा की तरह ट्रीट किया जाए। चंद्रमा आ गया ना, सौम्यता आ गई, सौम्य है ऐसे लोग ना, बहुत ही इमोशनल है, सोचते हैं दूसरों के बारे में। अगर कर्क राशि है किसी के लगन में, तो वो आपको राशि से भी देखना है, राशि को भी नहीं भूलना। फिर हमें क्या देखना है कि लगन को देख कौन रहा है,
उसका भी पूरा प्रभाव रहेगा। गुरु की कहीं से भी दृष्टि पड़ गई तो वो सारी चीजें जो हमने गुरु के बारे में बोली वो सारी अप्लाई हो जाएंगी यहाँ पे। शनि की कहीं से भी दृष्टि पड़ गई वो अप्लाई हो जाएंगी सारी चीजें शनि वाली। इस तरीके से आपको मैंने थोड़ा सा एक आपको ग्लिम्स दिया है इसका। ठीक है, आज इसको इतना ही रखते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेस कीजिएगा, अनम्यूट मत कीजिएगा, हैंड रेस कीजिएगा। ठीक है, शालू जी आपका कोई सवाल है? हाँ जी सर, अगर जैसे आपने तुला लग्न बताया, हम्म, तो उसमें अगर सर गुरु है, लेकिन जैसे सर तुला लग्न तो शुक्र का हो गया और उसमें गुरु आ गया, तो भी क्या वो गुड इफेक्ट देंगे? नहीं, बैड इफेक्ट नहीं आएगा। देखो शत्रु राशि में है गुरु, लेकिन ना आप समझिए, आप इसको हम इसको ऐसे देखें कि गुरु कैसे आपको नुकसान समझ सकता है। मतलब मैं इस चीज को नहीं डाइजेस्ट कर पाता हूँ कि गुरु नुकसान कर रहा है। मैं नहीं मान सकता, मैं मान नहीं पाता इस बात को। हालांकि शत्रु राशि में है, अनकंफर्टेबल एक पोजीशन में है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है वहां पे। आप ऐसा देखिए कि कोई पंडित जी जब पूजा करने जाते हैं तो हर बार उनको बहुत अच्छा घर तो नहीं मिलेगा कि भाई आलीशान पूरा। कई बार ऐसे घरों में भी पूजा करनी पड़ती है जहां कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि भाई पंडित जी ने कुछ खाया, पानी पिया, नहीं पिया, पूछ ही नहीं रहा कोई। लेकिन इसका जी मतलब ये सर। थोड़ी ना है कि वहां पे शराब दे के आ जाएंगे या उनका बुरा करके आ जाएंगे, और वहां पे सर भी पूजा वही करते हैं। सर वही गुरु अगर वक्री हो गए तो? बकरी हो गए तो अब वो उनके अंदर बल आ गया और ज्यादा। ठीक है, अब वो अनकंफर्टेबल भी है, मतलब पावरफुल है, पूरा अपना सारा वो किताबें लेकर गए थे पूजा करने के लिए। ठीक है, सब कुछ लेकर गए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, वहां पे इज्जत ही नहीं है, वहां पे वो कंफर्टेबल ही नहीं है। तो वो वाली सिचुएशन है कि पूरा बल तो है लेकिन अब वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे वहां पे। लेकिन ये कहीं ना कहीं गुरु का लगन में होना, पांचवें भाव में होना, नौवें भाव में होना, या हमारे लगन को देखना अच्छा ही है हर महीने में। कहीं ना आपको एक रहेगा, आप दूसरों का नुकसान नहीं कर पाओगे। आप ना सोचोगे 4 बार किसी का बुरा करने से पहले, आप अच्छा ही सोचोगे लोगों का कि मैं किसी का भला कैसे कर दूं, जी अच्छा ही सर। ज्ञान दोगे किसी को। जी सर, एक क्वेश्चन और है प्लीज। सर जैसे आपने बोला कि अगर शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पे अगर रहती है तो वो अच्छी नहीं रहती है, लेकिन सर अगर जैसे मान लो वही शनि वहां पे वक्री हो जाए तो और खराब होगा, है ना? ऐसा नहीं, है? मैंने ऐसा नहीं बोला कि दृष्टि से खराब हो जाएगा। मैंने ये बोला कि हमें तीनों चीजें जो हमने लास्ट में मैंने आपको फॉर्मूला दिया है ना, पूरा 3-4 चीजें हमें देखनी पड़ेंगी ना, तब हम एक हम्म, निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि अच्छा है कि बुरा है। मैंने ये बोला कि अगर आप बोल रहे हो सेकंड हाउस में और वक्री है, ठीक है, अब हम्म, ये देखो कि वो राशि कौन सी है वहां पे। जी। अच्छा अच्छा। अगर शत्रु की अ, राशि है, शत्रु की सर राशि है, तुला लग्न में ही, अगर मान लो तुला लग्न आठ में की ही तो देखो। राशि आ गई ना, मंगल की राशि आ गई, शत्रु राशि हम्म, आ गई। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स है वहां पे, कहीं ना कहीं सेविंग्स में प्रॉब्लम देगा वो। बकरी हो गया तो बली होके अनकंफर्टेबल हो गया शनि वहां पे सेकंड हाउस में। आठ ओके। नंबर में तो अच्छा नहीं कहेंगे हम उसको, शनि को। अब उस पर आप देखिए दृष्टि किसकी है, कौन कौन उसको देख रहा है, वो भी एक इम्पैक्ट डालेगा। ऑल ओवर देखना पड़ेगा किस किस ये जो की। मैंने 4 चीजें आपको बताई है ना, ये आपको कभी नहीं भूलनी है। किसी भी भाव को आपको देखना है ना, मैं यहाँ पर ना मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोग क्या करें, पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछें। उसका कारण क्या है, मैं आपको सिर्फ आपकी कुंडली नहीं, आप किसी की भी कुंडली में देख लेना, ये करके लगा के हाँ देख जी। लेना आप। मैं हाँ आपको जी उस चीज सर। के लिए तैयार करना चाह रहा हूँ कि आप नहीं किसी सर, भी तुला चार्ट। लग्न को ही लेके इसीलिए मैंने चलाया क्योंकि आपने अभी तुला लग्न का ही बताया, इस हाँ वजह हाँ से। हाँ, कोई भी आप लगन लगाइए, उन 4 पॉइंट्स को आप लगा के देखिए, आपको रिजल्ट डेफिनेटली दिखेगा, आपको पता चलेगा कि भाई अच्छे फल मिल रहे हैं या नहीं। जी सर, आज मेरा फर्स्ट डे है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे पढ़ के। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट ग्रेट, आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे फिर आप, अगर आप अभी शुरू ही किया आपने तो बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा वो। सर आज की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें? हाँ हाँ, हर दिन की मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओके, विशंबर जी बताइए। नमस्कार रोमन जी। जी, केतु की दृष्टि हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी? सी हम ना लेते हैं, एक्चुअली इसका प्रभाव रहता है केतु का, खास करके मतलब रहता है, क्योंकि हम जो चीजें फॉलो करते हैं ना वैदिक में, तो हमें उसको लेना चाहिए। ठीक। ठीक। काम करती ओके। हैं उनकी दृष्टियां, हाँ। राइट। इसमें थोड़ा भेद है, कई जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं लें, कई कहते हैं लें। आप हम्म। समझिए कि कोई तो कारण रहा होगा कि हमारे ऋषियों ने इनको एज अ प्लेनेट, एज अ ग्रह स्वीकार किया है ना। ठीक। ठीक ओके। है, ओके, संजय जी। हाँ नमस्कार सर। जी, सर जैसे आपने भी बताया कि कोई भी जो ग्रह होता है वो सेवन्थ हाउस को तो 100% देखता है, लेकिन फोर्थ, एट, फाइव, नाइन्थ और 3/10 को भी अपना प्रभाव डालता है। तो हम्म, सपोज करिए अगर कोई, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि हर ग्रह फिर सारे घरों को कुछ ना कुछ प्रभाव डाल ही रहा है कुंडली में। बिल्कुल बिल्कुल है। अगर किसी ग्रह ने, कोई भी ग्रह, एक मान लो कोई हम मैपेलिक प्लैनेट को ले लेते हैं,
और वो बैठा हुआ है किसी घर में जाकर के 11th हाउस में या 10th हाउस में किसी भी, तो वो लगभग 1 2 3 4 5 7 घरों को प्रभाव डाल रहा है इसका मतलब। हाँ, लेकिन प्रभाव अलग अलग है, 25% है कहीं पे सिर्फ 50% है, थोड़ा बहुत है ना। लेकिन जो उसकी फिक्स वाली जो है, जो सबसे ज्यादा है, क्या किया हम लोगों ने, क्योंकि इतना सब याद रखना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा अपने से दूसरा, अपने से चौथा, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, हमने उनको ले लिया दृष्टियों को जो 100% है। अच्छा, हमने उसको सिंपल ये कर दिया कि हमने बोला जहां 100% है उसकी बात करते हैं। तो जब हम लेकिन फलित करेंगे, तो 100% वालों को ही लेकर के करेंगे। आप उसी को लेकर कीजिए। मैंने सिर्फ आप लोगों को, क्योंकि मुझे सब कुछ बताना है, उसके लिए मैंने बता दिया कि जो हम 100% वाली लेते हैं उसके अलावा भी उनका प्रभाव रहता है। ठीक है। और सर एक चीज और आपने बोला था कि पहले बताया था आपने कि भाव, भावेश और कारक, जब भी हम किसी भाव का फलित करने जा रहे हैं या करते हैं, तो सबसे पहले भाव, भावेश और कारक को देखेंगे। और अब उसके अंदर दृष्टियां भी ऐड हो गई है, राइट? दृष्टियां, हाँ, चौथी चीज ही हो गई है, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। जी, मनीषा जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे दृष्टियों की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे शनि की दृष्टि केतु पर पड़ती है तो क्या असर आता होगा सर? शनि अगर जैसे केतु को देखेंगे ना, तो शनि, ये खैर बहुत आगे का टॉपिक है, मतलब एक एडवांस वो है कॉन्सेप्ट, बट मैं चलो बता देता हूँ, आपने पूछा है तो। शनि क्या है ना, प्रोफेशन है। ठीक है। जी शनि प्योरली अगर आप देखो, आप कर्म कैसे करोगे, आपका प्रोफेशन क्या होगा, ये बताता है शनि। जी ठीक है। अब आप उसको लगा के देखिए, जो हमने आज तक सीखा है कि भाई कौन सा भाव है, कैसे ग्रहों के साथ है, किस राशि में है, उससे आप उसको कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या है। ठीक है। अच्छा, तो आपने बोला शनि का प्रभाव अगर केतु पे आ गया, तो कहीं ना कहीं आप ऑकल्ट से जुड़ गए। कहीं अच्छा ना कहीं आपका इंटरेस्ट हो सकता है एस्ट्रोलॉजी की तरफ, तंत्र विद्या की तरफ, जिस तरीके की साधनाएं जो होती हैं, साधनाओं की तरफ आपका एक मन हो सकता है कि मैं ये करूं। लेकिन ये होगा कब? ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर रहेगा, जिसके भी शनि केतु हैं या फिर जिसका भी प्रभाव है उस जिंदगी भर ऐसा रहेगा, नहीं। ये कब होगा? जब वो दशाओं में आएंगे, अंतर दशाओं में आएंगे, तब आपको उसको पूरा आपको फलित होते दिखेगा ये। जी सर, थैंक यू। सर एक चीज और पल्लवी जी। हेलो। नमस्कार सर जी। जी पल्लवी सर जी। जी, जैसे आज आपने लेसन में बताया आज के कि कोई ग्रह अस्त भी हो और रेट्रो भी हो, वक्री, तो फिर इसको कैसे कंसीडर करेंगे? ओके। सो वक्री हो गया, उसको बल मिल गया। अब वो बल कैसा मिला, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमने कैसे देखा? वो हमने देखा कि भाई वो कैसी राशियों में है, कैसा उस पर प्रभाव है, वो कंफर्टेबल है या नहीं, वो हमने उससे कंफर्म कर लिया। अस्त होना क्या हो गया कि भाई आप इन्फ्लुएंस में आ गए, अब वो आप वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मैं जैसा परफॉर्म कर सकता था, जितना अच्छा मैं अपना प्रभाव डाल सकता था, वो नहीं डाल पा रहा, क्योंकि मैं अस्त हो गया। ठीक है। अब आप कह रहे हो वक्री भी हो गया, अस्त भी हो गया। अब वो वक्री जो हुआ है, पॉजिटिवली हुआ या नेगेटिव, पहले वो आप कंफर्म कीजिए। नहीं, अगर वो कि ना लियो साइन में हो जाए, बुध कौन? हो जाए बाय चांस, बुध बुध अच्छा, बुध। चलो बुध मान लो, बुध वक्री हो जाए लियो साइन में, तो ये अच्छा है, क्योंकि मित्र की राशि में गए और वक्री होकर बली हो गए। ठीक। ओके। इसके अलावा आप क्या देख लीजिए कि आप देख कौन रहा है, वो भी देख लो, तो वो थोड़ा और आपको थोड़ा फाइन ट्यून हो जाएगा कि भाई कितना अशुभ हुआ और शुभ हुआ या क्या हुआ। ठीक है। इसके अलावा अब आप कह रहे हो कि वो अस्त भी हो गया है। अब आप हाँ एक जी। चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, अस्त का प्रभाव रहता है, अस्त की वजह से ग्रह पूरा फल नहीं दे पाता है, लेकिन ये जो बुध है ना, बुध हो गया, शुक्र हो गया, तो अभी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स जो आ रहे हैं ना, वो एक इस तर्क के साथ भी आ रहे हैं कि भाई बुध तो मोस्टली आपको अस्त ही मिलेगा, क्योंकि बुध तो सबसे नजदीक हाँ है जी। सूर्य के। तो अब क्या बुध रिजल्ट नहीं देगा? तो बुध को ये माना गया, बहुत से मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर से बोलते हैं कि बुध को दोष नहीं लगता अस्त का, बुध परफॉर्म करता है, फिर भी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि सूर्य के आसपास ही रहता है वो। तो सर वो भी तो साथ ही रहता है, शुक्र भी तो साथ ही रहता है आसपास आसपास। रहते हैं, आसपास रहते हैं। हाँ जी। तो जो बिल्कुल। वो भी अगर अस्त हो जाता तो फिर मैम देखिए, प्रभाव रहता है, लेकिन प्रभाव में कमी आ जाएगी। अगर आप दो लोगों को कमी है। देखिएगा, सेम कॉम्बिनेशन वाले दो लोगों को देखिएगा, एक का अस्त है, एक का अस्त नहीं है, तो आपको डिफरेंस दिखेगा। जिसका अस्त नहीं है ना, वो ज्यादा अच्छा उसका शुक्र परफॉर्म कर रहा होगा, उसके जीवन में हाँ जी। शुक्र से ज्यादा, शुक्र का प्रभाव उसके जीवन में ज्यादा होगा, जिसका अस्त नहीं होगा। ओके। हाँ, हम बात करते हैं जब भी तो प्रभाव की करते हैं। ओके, थैंक्स। ऐसे आपको थोड़ा सा ही कुंडलियों पे लगाओगे ना जब आप, तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि कितना ये प्रतिशत काम कर रहा है ये। ठीक। ओके, ठीक है। थैंक्स।
संजय जी फिर से कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था सर, दो चीजें होती है, तो युति होती है और एक दृष्टि होती है ना? या तो दो ग्रह एक साथ बैठे हुए होंगे, तीन ग्रह एक साथ बैठे होंगे, या उनकी दृष्टियां पड़ रही होगी, तो सर दोनों का रिजल्ट सेम होता है क्या? मान लीजिए कोई ग्रह एक साथ, दो ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य शनि साथ बैठे हैं, या सूर्य पर शनि की दृष्टि है, शनि पे सूर्य की दृष्टि है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो सेम ही होगा क्या, या अलग अलग होगा? युति का जो रिजल्ट होता है ना वो ज्यादा होता है बल्कि, ठीक है, क्योंकि आप साथ में ही आ गए हो ना। आपके घर में आके कोई आपके साथ में बगल में बैठ जाए, या सामने से कोई आपका पड़ोसी आपको देखे, दोनों में बहुत फर्क है ना। साथ वाले का ज्यादा प्रभाव रहेगा आपके। ओके, तो मतलब दोनों का डिफरेंस रहेगा। हाँ, उसका पूरा प्रभाव है जो आपके साथ बैठा है। अब इसमें अगर आपको थोड़ा एडवांस जाना है ना, तो आप क्या कीजिए, आप ये चेक कर लीजिए कि दोनों के बीच में डिग्री का कितना डिफरेंस है। असली युति वो होती है जहां पे डिग्री का भी डिफरेंस कम हो, अच्छा, वो ज्यादा इफेक्ट होता है। इसमें भी फर्क आ जाता है। अब किसी का आपका सूर्य और बुध को साथ में देखिए, बुध मान लो अस्त हो गया, जैसे कि मैडम पूछ रही थी, ठीक है, बुध अस्त हो गया। अब यही अगर वो डिग्री का जो मैंने डिफरेंस आपको लिखवाया है, अगर बुध उतना दूर चला जाता है, हालांकि उसी भाव में है लेकिन डिग्री का डिफरेंस है, तो बुध अब अस्त नहीं है। अब ये वाली जो युति है ना, इसका रिजल्ट अलग होगा अस्त वाले बुध से। अच्छा, और जितना वो पास में आते हैं तब हम कहते हैं कि युति है। अगर शनि केतु किसी के साथ में बैठे हैं, डिग्री भी आसपास की है, 15 है, दूसरे की 17 है, ऐसे डिग्री है, तो क्या बोलेंगे कि भाई ये युति में है, तब वो युति का फल मिलेगा आपको। तो अगर सर दोनों की डिग्री में मेजर डिफरेंस है, मान लीजिए कोई 15 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है, तो मतलब इसमें डिफरेंस ज्यादा हो गया जी, तो ये युति नहीं। हाँ, फिर आप देखोगे कि यार मेरे को इसका फल क्यों नहीं मिल रहा, इतना ज्यादा फल क्यों नहीं मिल रहा, है ना। ऐसे में इसको हम, आप अगर एग्जांपल से देखना चाहोगे ना, गज केसरी योग लोग बहुत बोलते हैं, ठीक है, मैं वो पढ़ाने वाला हूँ अभी। तो अब गुरु और चंद्रमा किसी का एक भाव में बैठे हुए हैं, अब आप दोनों में फर्क देखिएगा। दो कुंडली आप उठाओ, एक में जिसमें गुरु चंद्रमा की डिग्री का ज्यादा डिफरेंस ना हो, और एक हो जिसमें गुरु चंद्रमा का डिफरेंस हो बहुत ज्यादा, तो आपको फर्क दिख जाएगा। और वहीं एक और आप ले लो, क्योंकि दृष्टि से भी बनता है ये गज केसरी योग, तो आप दृष्टि वाले को देख लो तो उसमें भी फर्क होगा। तो ये हमारी समझ है, जितना हम इसको पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये तो एक समुद्र है, जैसे तो पढ़ते ही जाना है अपने को, तो इसको हम, आप कितना इसको डीपली समझोगे आपको फर्क दिखेगा। इसीलिए आपको लोग ऐसा बोलते हुए मिल जाएंगे कि मेरे में तो ऐसे ऐसे योग हैं, ये फल नहीं दे रहे, मेरा तो इतना अच्छा मंगल है, इतना अच्छा गुरु है, फल नहीं मिल रहे। उसका कारण यही होता है, हम देखते नहीं है कि उसकी डिग्री कितनी है, क्या वो अस्त तो नहीं है, तो प्रभाव कैसा है। जब आप ये सारी चीजें कंसिडर करोगे ना, तो आप बहुत अच्छा फलित कर पाओगे, एक अच्छे पॉइंट पे पहुंच पाओगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। रूबी मैडम जी बताइए। हेलो मैम, म्यूट पे हो आप। जी जी, नमस्कार सर। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? ठीक है सर, ठीक है। और जो उच्च और नीच के होते हैं ना, उनके बारे में मैं पूछना था। जैसे फर्स्ट में सन उच्च का होता है, और ऐसे बोलते हैं कि जिस भी हाउस में जो ग्रह उच्च का होता है उसके 7th में वो नीच का होता है। बाकी हाउसेस में कैसे कंसिडर करेंगे हम? आप कह रहे हो कि हाउसेस इसमें कंसीडर जिसमें आई नहीं, मतलब जैसे 4 नंबर नहीं आया, वो सॉरी 5 नंबर नहीं आया, क्योंकि 5 ना किसी का उच्च है ना किसी का नीचे, ये कह रहे हो आप? जी नहीं नहीं, जैसे फर्स्ट में है सन उच्च का होता है, और सेकंड थर्ड फोर्थ जो बाकी हाउसेस है उसमें कैसा होगा, वो उच्च का हो या नीच का होगा? 7th में तो होगा ही वो नीच का। तो बाकी हाउसेस में आपको देखना है कि क्या वो उसके मित्रों की राशि है या उसके शत्रुओं की राशि है। जी मित्रों की राशि हुई तो अच्छा फल देगा, बहुत अच्छा है। लेकिन ओके। अब इसी में थोड़ा सा हमें अगर एडवांस एस्ट्रोलॉजी करनी है ना, अगर हमको असल में फलित करना है, तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई वो मैंने स्टार्टिंग में, अगर आप शायद पहले थे नहीं, तो मैंने ये भी दिखाया था कि भाई राशियों के कारतत्व क्या होते हैं, राशियों का नेचर क्या है। जैसे जल तत्व है, वायु तत्व जी है, अग्नि तत्व है। जी 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 भले ही चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं, ठीक, लेकिन जी सूर्य जो चंद्रमा की जो राशि है ना, जल तत्व राशि है। सूर्य अच्छा परफॉर्म नहीं करते चंद्रमा की राशि में, जी क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है, चंद्रमा पानी है। जी 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 अब वो फर्क आ गया वहां पे, हालांकि मित्र है लेकिन वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वहां पे। वहीं अगर वो मंगल की राशि में चले जाएं, बहुत बढ़िया है। एक में तो उच्च के हो रहे हैं वो, एक में, और 8 नंबर जी में भी चले जाएं, बहुत बढ़िया है। मित्र की बेस्ट फ्रेंड की राशि है, ऊपर से अग्नि तत्व राशि है, क्या दिक्कत है। हालांकि 8 नंबर भी जल तत्व हो जाती है, आई एम जी सॉरी, 8 नंबर भी जल तत्व है। तो ऐसे आपको देखना है, ये फ्रेंड की राशि है क्या, राशि का स्वभाव कैसा है, वैसे अगर हम देखेंगे इसको तो देख पाएंगे हम। वहां पर उच्च और नीच का कंसिडर हो जाएगा ना? वहां पे उस तरीके के फल आ जाएंगे। हाँ जी जी सर, केपी भी थोड़ी साथ साथ में करवाएं प्लीज। देखिए करेंगे मैडम, अभी मैंने ऐसे ही बस किया है, जो थोड़ा बहुत मुझे हल्का फुल्का सूक्ष्म ज्ञान है, नहीं मेरे को नहीं, ये था। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आ रही है।
थैंक यू सो मच। केपी भी लेकर आएंगे, ये अपना केपी भी लेके आएंगे, कृष्णमूर्ति ठीक। पद्धति भी लेकर आएंगे आगे। अभी मेरा थोड़ा सा फोकस वैदिक की तरफ है अभी, क्योंकि आप देखोगे ना, मुझे पता है आप कोर्स में इनरोल्ड हो, मैं भी इनरोल्ड हूँ। सो अभी आप देखोगे ना, हम लोग बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, चलते हैं सीधा सीधा, है ना, कि ऐसा ऐसा है, चलो आगे फलित की तरफ। लेकिन मैं जो टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ ना, मेरी कोशिश ये है कि हम जो हमारे ऋषियों ने हमें दिया हुआ है, जो हमने डीप स्टडी पढ़ी, जो हमने योग पढ़े, अगर ऋषियों ने कुछ बोला है तो क्यों बोला है, उसको हम डिकोड भी करना चाह रहे हैं। इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा स्टार्ट किया है फ्री क्लासेस को, ताकि मेरा भी इसमें ज्ञान बढ़े और मैं जो थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके जी। जी मनीषा जी। हाँ जी सर। सर आपने जो लास्ट टाइम हमें समझाया था ना, तो जैसे वो तो हमें याद ही रखना है ना, जैसे किसी की एक पर्टिकुलर जो लग्न के हिसाब से है, मित्रता या शत्रुता वगैरह, बिल्कुल वो बिल्कुल एक अलग हो गया। और जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जैसे जो चलता है ना, मेष राशि से पूरा 12 तक का जो पूरा चलता है, तो वो दोनों के प्रभावों का अध्ययन करना पड़ेगा सर, प्रेडिक्शन करते समय किसी ऐसा की लेते हैं लोग, मतलब आप ना इसमें क्या होगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे ये जो कॉन्सेप्ट हाँ है ना कि जी। मेष लगन की कुंडली को आप माइंड में रखो, अच्छा है, मतलब ठीक है, काम करता है वो, लेकिन वहां पे फिर वो लाल किताब का कॉन्सेप्ट आ गया। वो लाल किताब वाले ज्यादा करते हैं कि भाई पहला भाव हमेशा पहला भाव ही रहेगा, पहले भाव में आप हमेशा इसको लेके चलो। वो बात ठीक है, लेकिन वहां पे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमें क्या करना है, वैदिक की तरफ हमारा फोकस रखना है, ठीक है। और हमें वही चीजें देखनी है जो मैंने 4 चीजें आपको बताई है, किसी भी भाव को आपको फलित करना है, यही 4 चीजें आप देखिए, आपको मिल जाएगा रिजल्ट। तो वैदिक पे भी फोकस करते हैं हम लोग। जी सर, जी सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए विशंबर जी का लास्ट सवाल होगा। हाँ रोमन जी, ऐसा है कि मुझे थोड़ी देर के लिए भृगु नंदी नाड़ी भी सीखने का मौका मिला, पर अल्टीमेटली मैं जो वैदिक में मानता हूँ, मेरा ऐसा ही मानना कि वैदिक से ऊपर पद्धति कोई नहीं है। तो सब वहीं इसमें से ही अपने निकला है सर, आप को क्या चाहते हैं? हाँ जी, सब वैदिक से ही निकला है, कॉन्सेप्ट इसी से सारे हर निकला। जगह। हाँ बिल्कुल, भृगुनंदी नाड़ी आप पढ़िए, कृष्ण मूर्ति पढ़िए, कुछ भी आप पढ़िए, सारा वैदिक से ही निकला है। लोगों ने उसको फाइन ट्यून करते चले गए आप, है ठीक। ना। जैसे किसी ने पहले टीवी बनाया, अब आज आप देखोगे एलसीडी टीवी बन गया, एलईडी टीवी बन गया, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, पिक्चर तो वही चल रही ठीक। है ना। ठीक। कॉन्सेप्ट वही रखा लोगों ने, उसको जैसे जैसे इवॉल्व हुए लोगों ने उसको आसान करने की कोशिश करी है, अपने तरीके से बताने की कोशिश करी है। ठीक। तो मेरा यही मानना है कि जो वैदिक है इससे ऊपर कोई नहीं है, और मैं इसी पे चलना चाहता हूँ। अगर आपने वैदिक कर लिया ना, तो पहले तो आपको जरूरत महसूस नहीं होगी किसी और पद्धति की। अगर हुई भी ना, तो आप बहुत आसानी से वो सीख भी लोगे, क्योंकि आपका कोर बना हुआ है, अभी बेसिक्स क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, मिलते हैं फिर कल 9 बजे। थैंक यू जी। आपका एग्जाम्पल देने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। एग्जाम्पल देके बताते हैं आप। थैंक यू। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आसान तरीके से बताने का। थैंक यू सर, राधे सेकंड क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, शुभ रात्रि सभी को।